I'm all good, Madhya. What about you? Since हम कोर्स 48601 इंट्रोडक्शन टू द टीचिंग मेथडोलॉजीज की आज लास्ट वर्कशॉप लेंगे और हम लोगों ने ये पीडागोजिकल एक्टिविटीज प्रोसीजर पर ये पूरा कोर्स मुश्तमिल था और हमने स्टेप बाय स्टेप इस टीचिंग मेथडोलॉजी और आपने ओवरऑल पीडागोजिकल एक्टिविटीज को पढ़ा, बड़ा डीपली पढ़ा, मुख्तलिफ एस्पेक्ट से देखा कि टीचर क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी, उसकी पर्सनैलिटी किस तरह अफेक्ट करती है टीचिंग प्रोसेस को, हमने वो देखा और फिर हमने स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स की मोटिवेशन से होते हुए हमने मेन बॉडी ऑफ द लेसन यानी टीचिंग मेथड्स जो हैं वो जो है क्लियर किए। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात है कि मैं कल भी देख रही थी, आप लोग लेसन प्लान ऑफ कोर्स बहुत अच्छा बना देते हैं, लेकिन उसमें जो मेन बॉडी जो कंपोनेंट है टीचिंग मेथड का, उसको थोड़ा क्लियर क्या लिखा करें। ओके, अगर आप लोग लेक्चर मेथड यूज कर रहे हैं तो इट्स क्वाइट ओके, ठीक है, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है, लेकिन वो लेक्चर मेथड है, वो जो भी मेथड है, लेक्चर प्लस एक्टिविटी मेथड, ठीक है, डिस्कशन प्लस एक्टिविटी मेथड, इस चीज को मेंशन किया करें, ठीक है, ऑल्दो मोस्टली लेक्चर की फॉर्म में होता है। जी जी उमर बनीन, अब आपको आवाज आएगी इंशाल्लाह। जी, तो हमने देखा कि आप लोग ना उस चीज को जरूर मेंशन किया करें। आप कोई ना कोई एटलीस्ट एक मेथड तो यूज कर रहे होते हैं, तो उसके थ्रू फिर आगे कंटेंट प्रेजेंटेशन की हेडिंग दिया करें कि ये मेथड यूज करेंगे और इसके थ्रू अब आप लोगों ने कैसे कंटेंट प्रेजेंट करना है, तो आप बेशक वो बता दें। ओके, फिर स्टूडेंट्स हमने डिफरेंट देखे कि इसमें इंक्वायरी मेथड था, उसमें जो है वो एक्टिविटी मेथड था, डिस्कशन मेथड था, कोऑपरेटिव लर्निंग थी और बहुत सारे हमने ज़्यादा फोकस हमारा स्टूडेंट ओरिएंटेड टीचिंग मेथड्स पर था, क्योंकि रिसर्च बेस्ड ये जो है वो कंक्लूजन्स हैं कि जितने हम लोग स्टूडेंट ओरिएंटेड मेथड यूज़ करते हैं उतनी हमें ज़्यादा अच्छी आउटपुट आती है। हमारे मल्टीपल किस्म के जो एक टीचर के एस्पेक्ट होते हैं, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन मैनेजमेंट, मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं। अगर टीचर प्रिसाइजली इन चीज़ों को लेके चल रही हो तो ये तमाम एस्पेक्ट्स इसमें मैनेज होते हैं, इन पर अलहदा अलहदा वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ती जब हम लोग कौन से मेथड यूज कर रहे होते हैं, स्टूडेंट ओरिएंटेड मेथड यूज कर रहे होते हैं। फिर हमने देखा कि कुछ स्पेसिफिक किस्म की टीचिंग स्किल्स होती हैं जो कि मौजूद होना और एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। कल हम लोगों ने यूनिट 8 स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ने देखा कि कुछ टीचिंग स्किल्स जो हैं वो एज अ जर्नल हम लोग को बताई गई थी। अब हमने देखा कि कुछ जो है वो टीचर को स्पेसिफिक किस्म के सेट इंडक्शंस की बात की थी कि कैसे जो है ये सेट इंडक्शंस जो है वो जो है स्टूडेंट्स की जो एक आपके प्रिपेयरिंग फेज ये होती है किसी भी लेसन के लिए, उनको जब हम रेडी करते हैं, किसी भी एक्टिविटी के लिए हम जब उनको रेडी करते हैं, तो वो फैसिलिटेटिंग भी थे और वो कौन से थे, वो जो है मोटिवेटिंग भी थे। दोनों बहुत जरूरी हैं, हम लोगों ने देखा उनको, हम लोग वही पढ़ रहे थे। आज हम देखेंगे प्रेजेंटेशन, क्योंकि मोस्टली अगर हम लोग अगर किसी भी मेथड को ले लें तो कहीं ना कहीं पे स्टार्ट में चाहे वो 40 मिनट के सेशन पर मुश्तमिल नहीं होगा, लेकिन फॉर 5 मिनट्स या 10 मिनट्स या इससे ज्यादा भी हो सकता है टीचर प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है क्लास में। इट इज वेरी ऑब्वियस, तो हम उसी को लेके चलेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपको ये स्लाइड्स मैंने शेयर की हुई हैं कल की, उम्मीद है आपके पास होंगी। तो मैं जो ये प्रेजेंट जो है वो स्टार्ट करती हूँ, इसको स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी। जी, और काइंडली एक स्टूडेंट इसको दोबारा से शेयर कर दें चैट बॉक्स में, ताकि अगर यूनिट 8 को, ताकि अगर आप जो है वो किसी के पास ये नहीं है तो वो इस तक एक्सेस ले सके। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स देख लिए थे, हमने देखा कि इस यूनिट में
हमारे पास क्या चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं, टीचिंग स्किल्स के बारे में बात की कि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट की ट्रांसफरिंग नहीं है, बल्कि इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल तमाम डोमेन्स में हमने अपने स्टूडेंट को ग्रूम करना है। तो उस लिहाज से हमारे पास हमारे टीचर्स में वो स्किल्स होनी चाहिए जो कि एक पूरी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। हमने बात की बड़ी स्पेसिफिक साइंटिफिक टर्म से हमने शुरू किया कि सेट इंडक्शंस जो हैं वो होने चाहिए, ज़रूरी हैं। इनको भी हमने देखा। आपने देखा होगा कि इसमें कई जो एस्पेक्ट्स थे, जैसे सेट इंडक्शंस हो गए, डिस्कशंस हो गई, ये जो थे थोड़े-से ये वॉज कांसेप्ट लगते हैं। लगता है कि ये इतने प्लान्ड नहीं होंगे, थोड़ी-सी इनमें इनमें ज़रा ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। लेकिन जब हम इनको टीचिंग में, इनको अपनी क्लासरूम में यूज़ करते हैं, तो आपने देखा डिस्कशन के भी कितने रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स और स्ट्रेटजीज़ थी। ठीक है? तो इसका मतलब है कि ये जो टीचिंग प्रोफ़ेशन है, टीचिंग एक जो आप कहें कि एक स्किल है, वो बड़ी क्या है, वेल मैनेज्ड और ऑर्गेनाइज़्ड है। इसकी प्रिपरेशन होती है, इसमें एक्सपर्टीज़ जो है वो कोशिश करके हासिल की जाती है। तो ये चीज़ें आपने देखा होगा, कोई भी जो है वो टॉपिक है उसको बड़े ही प्लान्ड वे में कहा गया। सेट नेगेशंस की बात हो रही थी, ठीक है, प्रिपेयर्डनेस है, लेकिन उन्होंने कहा इसको भी स्टार्ट करें, फिर ट्रांज़ैक्शन लेवल पे लेके आएँ, फिर इवैल्यूएशन और फिर प्रोग्रेस लेवल तक ये जाएगा। हर चीज़ बहुत प्रिसाइज़ है, बहुत प्लान्ड है। और इसी तरह आप लोगों ने जब पेपर या असाइनमेंट में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो फिर वो लंबे-लंबे पैराग्राफ्स और कहाँ से बात शुरू हो रही है और कहाँ पे जा रही है, कुछ पता ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसी तरह प्रिसाइज़ वे में लिखें, जो कि आपको पढ़ाया जा रहा है। कि आज हमें शुरू करना था प्रेज़ेंटेशन से। जी, प्रेज़ेंटेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? टू एक्सप्रेस द एनी मोड ऑफ टीचिंग, आप कह लीजिए, एक्सप्रेस द मटेरियल, कंटेंट, किसी भी चीज़ की जो हम लोग डिस्प्ले करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारा क्या होता है, हम कहते हैं दैट इज़ प्रेज़ेंटेशन। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। जी, मुकद्दस, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगी आई थिंक आपके वर्ड की। एनी हाउ प्रेज़ेंटेशन आप लोगों को पता है, बड़ा कॉमन सा वर्ड है, ठीक है? अब बिल्कुल विजुअल एड्स के थ्रू हम प्रेज़ेंटेशन को ज़्यादा प्रिसाइज़ कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन इवन के आपकी वर्बल कम्युनिकेशन भी है, आपकी रिटन कम्युनिकेशन बिल्कुल बेहतरीन है। सईदा ज़ुबी, रिप्रेजेंट एनीथिंग, दैट इज़ अ परफेक्ट आंसर कि जी, रहनुमाई करना, नुमाइंदगी करना। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। नुमाइंदगी का मतलब ये है कि आप उनको गाइड कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ उनके सामने पेश करके जो उनकी नीड है। जी, बिल्कुल शमा, आप भी ठीक पहुँची हैं। जी, आमना, आपको कौन-सी वेबसाइट खोलने की ज़रूरत पड़ रही है? आप क्लास के अंदर हैं, तो दैट्स ऑल। और जिस कल एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि उनका जो है वो क्विज़ अपलोड नहीं हुआ, तो काइंडली सैटरडे तक हम लोग ऑप्शन देते हैं, मे बी वो ऑटोमैटिकली अपलोड हो जाए। अच्छा, ठीक है। जी, अस्मा, आपने कहा था? तो क्या अब वो जो है क्विज़ अपलोड हो गया है? देखिए, सारे इसकी अब जिनका हो गया वो खामोश हैं, सिर्फ़ वो जिसने मुझे कल एक्चुअली नेम नहीं लिखा था, इस वजह से आई एम नॉट श्योर वो कौन से स्टूडेंट थे, उन्हें मैंने रात तक वेट करने को कहा था। अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो काइंडली मुझे अपना स्टेटस बता दें, ताकि मैं आपकी जो है ना वो क्यूरी आगे ट्रांसफ़र जो है वो फॉरवर्ड कर लूँ अपने कोऑर्डिनेटर को, ठीक है? अब हम प्रेजेंटेशन देख रहे थे कि प्रेजेंटेशन बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ कंटेंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट है, कंप्रोमाइज्ड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस व्हिच अ टीचर सेट अप टू अचीव अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कोई खास
ऑब्जेक्टिव्स माइंड में रख कर जब कोई एक्सपीरियंस उनको उनके लिए पेश किया जाएगा अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो प्रेजेंटेशन कराएगी। बेसिकली प्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन, चेक्स लर्नर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द न्यू मटेरियल्स एंड मॉडल्स दैट टास्क द लर्नर्स विल डू इन द पर्टिकुलर स्टेज। जी बिल्कुल, चाहे वो आपका जो मेथड है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड है या टीचर ओरिएंटेड है, कोई लेक्चर मेथड है या फिर कोई और जो हमने मॉडर्न मेथड्स पढ़े हैं, उन सब में जो है कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन की जरूरत होती है। अगर आप एज अ गाइडर और फैसिलिटेटर अपने जो है वो अपने टास्क अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोल प्ले करें, तब भी आपकी टीचर की प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है। अब हम देखेंगे कुछ प्रेजेंटेशन के पार्ट होते हैं, और और जो भी हमारी प्रेजेंटेशन हो, स्मॉल हो, जो है वो जिस मर्जी लेवल की हो, उसमें ये तमाम चीजें जो है ना फुलफिल होना बहुत जरूरी होगा। इनपुट होगी, टीचर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द स्टूडेंट्स टू गेन द नॉलेज और स्किल थ्रू लेक्चर, फिल्म, टेप, वीडियो, पिक्चर, etc एनी। ठीक है, प्रेजेंटेशन का कोई मोड होगा, ठीक है, किसी मीडिया के थ्रू ये इंफॉर्मेशन जो है प्रेजेंट की जा रही होंगी। उनमें लेक्चर भी हो सकता है जिसमें एक वर्बल एक्सप्रेशन है, जो थोड़ा बहुत बोर्ड का यूज है, कोई जो है ऑडियो वीडियो कोई भी चीज हो सकती है। मॉडलिंग है कि जब एक बार मटेरियल को प्रेजेंट किया जाता है तो आप टीचर ने बताना होता है कि ये इसकी क्लैरिटी देनी होती है कि इसका मतलब क्या है, ये डिफाइन इसको हम कैसे करेंगे, इसकी एप्लीकेशन क्या है, और वो चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे होंगे। तो अगर एक चीज जो है वो मटेरियल प्रेजेंट कर दिया गया, देन हम कहेंगे कि प्रेजेंटेशन टीचर की जो है ना वो टास्क कंप्लीट नहीं हो गया। उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है, उसकी फर्दर क्लैरिटी जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन में ही काउंट हो रही होगी। द क्रिटिकल एस्पेक्ट्स आर एक्सप्लेन थ्रू लेबलिंग, कैटेगराइजिंग, कंप्राइजिंग, ईटीसी। हम ये चीजें साथ साथ बता रहे होते हैं, क्लियर कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स आर टेकन टू द एप्लीकेशन लेवल, फिर हम स्टूडेंट्स को जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंपैरिजन और समराइजिंग की तरफ लेके जा रहे होते हैं। प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ दैट कंटेंट इन अवर डेली लाइफ, हम इसकी तरफ आ रहे होते हैं। तो कहने का मतलब है कि उसमें जो मटेरियल के साथ भी एक टीचर की इनपुट्स जो है वो मौजूद रहेंगी। फिर चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग है, फिर हमने ये देखना है, ये असेसमेंट लेवल की बात हो रही है कि हम लोग जब फर्दर स्टेप की तरफ जा रहे होते हैं तो पहला स्टेप क्लियर है, अगर तो आप उसको इनफॉर्मल फीड वो जो क्विज़ असेसमेंट की उसमें कर ले, ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं ये चेकिंग, और कोई क्वेश्चंस थ्रो के करते हैं। मोस्टली ये होता है क्वेश्चन आंसर सेशन के थ्रू हमें क्लैरिटी हो रही होती है। और अगर हम लोग उन फेज में कोई लेकिन देखते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, तो हम उस पर मजीद वर्क करके फिर हम आगे जाते हैं। अब है कंपोनेंट्स, ठीक है। अभी हम बात कर सके पार्ट्स। इनपुट होना चाहिए, मॉडलिंग और चेकिंग फॉर द अंडरस्टैंडिंग या असेसमेंट कह लें। ये तीनों पार्ट्स जो है ना आपकी प्रेजेंटेशन में इसका एलिमेंट जरूर होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं। वर्ड, अब ये चीजें ऐसी हैं जो कि आप मोस्टली आप कहेंगे पर्सनैलिटी, या फिर आप कहें कुछ कॉग्निटिव और जो है वो फिजिकल ट्रेट्स होंगे टीचर के जो है ना एंड पर, कि टीचर शुड स्पीक इन अ क्लियर फर्म वॉइस एंड वेरी हिज वॉल्यूम एंड पिच व्हेन ही वांट टू एम्फसाइज समथिंग। कि टीचर की जो एक वॉइस है, वॉइस आवाज की बात हो रही है, वो मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए कि हमने ये स्टार्ट किया और खबरें पढ़ना शुरू की और आखिर में जो है हाफिज कह दिया। आपकी जो बोलियां, आपका जो वॉइस है उसमें एक लाइफ होनी चाहिए। व्हाट यू आर सेइंग आप जो है बताएंगे नहीं कि दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। आपका आपकी वॉइस की जो एक फेज ऐसी आ जाती है कि स्टूडेंट्स अटेंटिव हो जाते हैं कि द थिंग व्हिच इज नाउ बीइंग रिप्रेजेंटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये चीजें जो डाउन अप स्मूथ और जो आप कहें कि एलिमेंट्स हैं वॉइस के अंदर वो मौजूद होने चाहिए। इससे एक तो जो है ना अटेंशन री अटेंशन से रेगुलेट होती रहती हैं। उसके अलावा आपकी जो एक नॉन वर्बल जेस्चर होता है और फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, उससे भी स्टूडेंट्स बहुत कुछ लर्न कर रहे होते हैं और वो चीज ज्यादा क्लियर हो जाती है। टोन की बात करेंगे, मैनी स्टूडेंट्स कंफ्यूज वॉइस एंड टोन। टोन इज फीलिंग दैट emanates from voice and rhythm। जी, टोन की बात हो रही है कि ये एक फीलिंग्स हैं उस साउंड के अंदर,
ठीक है। साउंड आप कहें किसी एक व्हिstलिंग की भी साउंड होती है, एयर की भी साउंड होती है और वॉइस होती है, लेकिन इसमें कोई लाइफ नहीं होती, इसमें कोई आप कहें अप एंड डाउन नहीं होते। टोन जो होती है बेसिकली आप हैप्पी हैं, आप सैड हैं, आप क्यूरियस हैं, ठीक है, आप एक्साइटेड हैं, ये तमाम चीज़ें जो है आपके टोन से जो है रिप्रेज़ेंट हो रही होती हैं। ये इमोशन, ये फीलिंग्स जो है वो शो हो रही होती हैं। टोन कॉन्फिडेंट भी हो सकती है, वार्म भी हो सकती है और जो है हम लोगों ने ऐसी टोन यूज़ करनी है अपने लेक्चर के दौरान जिसकी उस टाइम ज़रूरत है। फिर वोकैब्युलरी की बात आएगी कि वोकैब्युलरी जो होती है वो खास स्पेसिफिक किस्म की टर्म्स होंगी दैट इज बीइंग यूज्ड इन दैट कंटेंट, ठीक है। कुछ अनफेमिलियर टर्म्स होंगी, कुछ जार्गन्स होंगे जिसमें हम लोग कुछ आप कहें जिसमें स्पेशल अगर कोई हम स्पेस की बात कर रहे हैं या फिर हम जो है वो किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से पढ़ रहे हैं, जो भी हमारा एक टॉपिक या कंटेंट होता है तो उसकी एक स्पेशल लैंग्वेज होती है, तो हम उसको कहते हैं दीज आर जार्गन्स। ये बड़े स्पेसिफाइड वर्ड्स होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हमें उर्दू आती है, हमें इंग्लिश आती है तो हम लोग जो है वो वोकैब्युलरी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब जब हम उर्दू की बात कर लें, वी आर उर्दू स्पीकिंग, ठीक है, हमारा नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन जो है अगर हम बात करें नस्र की, रदीफ, काफिया, अब ये वर्ड्स हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई इससे गो थ्रू हुआ है तो उसको मतलब पता होगा, वरना अगर हम कहें कि चूंकि हमें उर्दू ज़बान आती है इस वजह से हम इन तमाम चीज़ों को समझ सकते हैं, तो नहीं, ये स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, पोइट्री से रिलेटेड हैं, उर्दू ग्रामर से रिलेटेड हैं। तो जब हम इस तरह का कोई टॉपिक पढ़ें तो उसकी जो भी स्पेसिफिक वर्डिंग होती है आप लाजमी क्लियर कर लें। बात का हम जो है एब्रीविएशन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एब्रीविएशन जो हम यूज़ करेंगे तो उनको एक बार क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अब जब बार-बार आप वो लंबे-लंबे टर्म्स ना यूज़ करें, लेकिन जो है उन एक बार जब उनकी क्लैरिटी होगी तो स्टूडेंट्स विल डेफिनिटली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग सेड बाय द टीचर। और जो भी आप समझते हैं आपने कंटेंट प्रिपेयर किया है, जैसे कोई डिफिकल्ट वर्ड है, कोई जब अनफेमिलियर है, कोई कॉम्प्लेक्स मीनिंग है, अब्बास का कोई वर्ड डुअल मीनिंग दे रहा होता है, तो आप बताएं कि यहाँ पर इस कंटेंट में इसका ये मीनिंग है और इस तरह आप बहुत क्लियर करके चले। ह्यूमरस एलिमेंट जरूर होना चाहिए कि आपके टीचर जो है वो आपके टीचर को बीइंग अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि एक जो है ना फ्री और फ्रीडम थोड़ी सी एक लाइट और डेमोक्रेटिक किस्म का जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट्स को ईज़ी फ़ील करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है वो एक मोनोटोनस आपके सेटअप से स्टूडेंट्स बोर ना हो जाए और जैसे ही वो इंटरेस्ट लूज़ करेंगे, उनमें डिमोटिवेशन आ जाएगी और फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ये एक ऐसा ना लगे कि जी वाक़ई एक बॉस और सबऑर्डिनेट रिलेशन है जी, इस बॉस ने जो है वो हाथ में ना सही तो ज़ुबान में जो है वो स्टिक पकड़ी हुई है और जी ये जी एक जो है रोबोट की तरह चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने क्लासरूम्स को फ्रेंडली रखें। अब ये आपका है कि कितना फ्रेंडली रखना है आपके स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है कि वो इस ह्यूमर को जो है ना एक एज अ फन ले, फॉर द टाइम बिंग एक्टिविटी ले, ना कि वो जो आपके सर पे चढ़ दें। डिसिप्लिनरी जो है वो एस्पेक्ट्स को मैनेज करते हुए ह्यूमर क्रिएट करना, ये एक स्किल है जो कि टीचर को आना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज ये आपके आपकी हैंड, हेड, आई, वॉकिंग, आप लीनिंग टुवर्ड्स एनीथिंग, ये तमाम चीज़ें जो जेस्चर्स हैं बॉडी के, वो बॉडी लैंग्वेज के रहेंगे। और इसमें ये आपकी वर्बल जिस तरह कम्युनिकेशन असरअंदाज होती हो रही होती है, तो उतनी ही इफेक्टिव ये बॉडी लैंग्वेज भी होती है, जो स्टूडेंट्स इससे भी बहुत कुछ गेन कर रहे हैं। तो सिर्फ क्लासरूम में बैठ के और यही कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है एक्टिव रहें ड्यूरिंग वॉक, फिर उसके अलावा आप जो है वो जैसे ऐसे यूज करें उससे जो है ना पता चल रहा हो कि डैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट, वी यू शुड मोर अटेंटिव देयर, एंड इस तरह के उनको मैसेज मिलते रहे, बजाय कि आप बार बार जो है वो इस अपने जो है वो उसको पॉज करके स्टूडेंट्स को वर्बली बता रहे हो दिस एंड दैट। तो ना तो हमने स्टूडेंट से बहुत बिल्कुल ही बोर्ड के पास चिपक के खड़े हो जाना है कि जी स्टूडेंट्स को फ्री हैंड मिल जाए, कोई लिख के बातें करना शुरू कर ले और ऐसी जो है वो एक्टिविटीज में बिजी हो जाए, और ना ही आप
इतना क्लोज चले जाएंगे कि अगर कोई स्टूडेंट कुछ जब वो लिख रहा है या कोई जब एक्टिविटी कर रहा है तो वो ये कि टीचर की नजर पड़ जाएगी, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करे और वो चीजें छोड़ दी। तो एक गुड जो है स्पेस के साथ आप उन स्टूडेंट्स के साथ इन्वॉल्व हो, और जो है जो चीज आप उनको डिलीवर करना चाह रहे हैं वो एक बेहतरीन तरीके से उनको दे रहे हो। और जब कोई एक्टिविटी वगैरह इन्वॉल्व हो तो फिर आपने क्या करना है, आपकी पोजीशन टीचर की इस तरह होनी चाहिए कि आप तमाम स्टूडेंट्स को जो है ना आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, और जिस स्टेप पे आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो फील हो कि देयर इज टाइम टू गाइड हिम है, और हर तो वो आप फिर अपना रोल प्ले कर सकें। ओके जी, ये चीजें थी, ये कंपोनेंट्स थे, इनको हम लोगों ने माइंड में रखना जरूरी है। टिप्स टू मेक प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव। अब हमने देखना है कि हम कैसे अपनी प्रेजेंटेशन को ज्यादा इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। हम लोग को पता होना चाहिए बीइंग अ टीचर कि जो हमारा मटेरियल है, जो कंटेंट है, ठीक है, उस पर हम लोगों को बहुत एक्सपर्टीज होनी चाहिए। वो चीज हमारे पास होनी चाहिए, चाहे वो नोट्स की फॉर्म में हो, चाहे वो हैंड्स आउट की फॉर्म में हो। और जो है हम लोग को पता हो कि हमने इस पर क्या बोलना है, वो रीडिंग की सेंस ना आ जाए कि आपको आप सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं और उसका मतलब ट्रांसलेट करके बता रहे हैं, नहीं, आप उनको वो चीज समझाएं, वो कंटेंट वो खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, अब ये आप देखिए प्रेजेंटेशन आपके सामने खुली हुई है, तो मैं बात जो है वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड रीडिंग नहीं करी, बीच में कर भी देती हूँ, डेट इज समथिंग इम्पोर्टेंट, तो मैं इसको थोड़ा एम्फेसिस करने के लिए मैं वो चीज़ पढ़ूंगी, थोड़ी सी क्लियर करूंगी। अदरवाइज मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी क्लैरिटी दे रही हूँ उस कंटेंट की, और साथ पढ़ तो आप लोग खुद रहे हैं। तो इस तरह जो है ना, पहले मैं एक बार स्लाइड को पढ़ूँ और फिर उसको एक्सप्लेन करूँ, तो वो टाइम जो है ना मैनेजमेंट का इशू बन जाता है। और आप लोगों ने एक्सपेक्ट करना है अपने स्टूडेंट से कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो बहुत उनके बारे में खुशगुमानी रखनी है। और जो है टीचर को ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट को लगे कि जी हम तो जो भी कर रहे हैं वो टीचर को समझ ही नहीं पा रही। हालांकि टीचर जो है वो जिस मर्जी लेवल पे हो, स्टूडेंट की हर चीज जो है ना आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। ये और बात है कि आप रिएक्ट किस बात पे करते हैं, बहुत चीजें आप इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन इतनी भी चीजें इग्नोर नहीं करनी कि स्टूडेंट्स को लगे कि आपको पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, तो और इतनी भी ज्यादा इंटरप्शन भी नहीं करनी कि स्टूडेंट्स जो है ना वो पढ़ने पढ़ाने की बजाय जो है वो ये रोक टोक ही लगी रहे। कुछ चीजें इग्नोर भी करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो वो अब आपने देखनी है कि कौन सी चीज आप इग्नोर कर रहे हैं, और आपका एक जेस्चर, आपकी एक हार्श सी आई मोमेंट से वो चीज अगर सुधर रही है तो इट्स क्वाइट ओके। कोई आपको जरूरत नहीं है जाके अपने जो है 5 मिनट वहां पे बोलकर जाया करने की। तो आप भी अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करेंगे, यस स्टूडेंट्स यू कैन डू दिस, आई नो यू विल प्रोड्यूस दिस थिंग, और तो स्टूडेंट भी ज्यादा जो है मोटिवेटेड होकर आपको रिस्पॉन्स देंगे। टीचर को अपनी जो प्रेजेंटेशन है, बीइंग अ पर्सनालिटी वेल मैनेज्ड, वेल ड्रेस्ड एंड एक्टिव विजिलेंट होनी बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो बैक एंड पे जो है ना वो ईटिंग, स्लीपिंग एंड ड्रेसिंग, ये तमाम जो है हैबिट्स उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और टीचर जो है वो ऑन एंड ऑफ स्माइल्स दे रही हूँ, लीनियर जेस्चर्स दे रहे हो, कि अगर इस कम्युनिकेशन जो है ना सॉफ्टनेस की वजह से अगर किसी को इशू है तो वो इजीली आप तक पहुंच जा सके। बेसिकली प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है ना वो एक आप कहेंगे बकायदा एक आर्ट है, जिसको आपको बहुत सारे लोग इस चीज में गॉड गिफ्टेड होते हैं। वो बहुत उनको सीखे बगैर भी पता होता है हाउ टू कन्विंस अदर, हाउ टू रिप्रेजेंट एनीथिंग टू द अदर पर्सन। लेकिन अगर किसी में ये नहीं है और वो टीचर है तो भी कोई मसले की बात नहीं है, आप ये चीजें सीख कर इन पर वर्क करके एक अच्छे प्रेजेंटर जो है वो बन रहे होते हैं। और जो आपके कंटेंट की एक्सपर्टी है, एक्सपर्टनेस है, वो बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस देती है, और आपका 60% जो आपके प्रिपरेशन है वो प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होती है, ऑलरेडी डन होती है। अब हमें देखना है कि प्रेजेंटेशन के बारे में बात होगी, आपने डिटेल में देख लिया, इसमें जो है ना कुछ प्रिंसिपल्स हमने देख लिए थे, कुछ हम लोग इसके कंपोनेंट्स देख लिए थे कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, और कुछ हमने टिप्स देख ली कि प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इन बातों का ख्याल रखना है। जी स्टूडेंट्स, एनीथिंग क्वेश्चनेबल? नहीं बेटा, ह्यूमर और टोन सेम चीज नहीं है। टोन आपकी जो है ना सख्त भी हो सकती है, ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं और जी आप बड़े सॉफ्ट एकदम आप पढ़ा गई, लेकिन आपकी टोन बड़ी हार्श हो जाए, ठीक है,
तो स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ चल रही है, और जो स्टूडेंट गड़बड़ कर रहा होगा वो एकदम से क्या होगा, बिल्कुल हो जाएगा, विजिलेंट हो जाएगा, रीफोकस उसकी अटेंशन हो जाएगी आपकी तरफ। और ह्यूमर इज समथिंग विच शुड बी रिप्रेजेंटेबल। कोई एक ऐसी फनी बात, कोई ऐसी एक नेचुरल सा सॉफ्ट सा फिनोमेना वो आप प्रेजेंट करेंगे। नो डाउट ह्यूमर आपकी वॉइस में झलकेगा, एक स्माइल होगी, आपकी आवाज में हल्की सी हंसी होगी, लेकिन वो ज्यादा वर्बल होता है। जबकि टोन होती है, टोन अब ह्यूमरस भी हो सकती है, टोन हार्श भी हो सकती है, टोन जो है वो एडवाइसिव नसीहत करने वाली भी हो सकती है। तो टोन इज समथिंग डेट, जो आपकी फीलिंग उस टाइम होती है वो आपकी टोन जो है प्रेजेंट कर रही होती है, और अगला इसको परसीव कर रहा होता है। हम बात का कोई हमें बताता नहीं है, लेकिन हमें आप परेशान लग रहे हैं, ठीक है, तो बेशक उसके चेहरे से भी परेशानी है, लेकिन उसकी वॉइस से, उसकी टोन से हमें पता चल रहा होता है कि ही इज डिस्टर्ब, ही इज नॉट फोकस्ड। वोकैबुलरी, जी बुशरा, वोकैबुलरी इज द टर्म्स यूज्ड इन द कंटेंट। अगर देखें अब हम लोगों ने बात की, ये इस कोर्स कोड में देखें आपको पीडागोजिकल प्रोसीजर कहा गया, तो व्हाट इज पीडागोजिकल एक्टिविटीज। अब ये पीडागोजी जो है ना, ये वर्ड एक कॉमन नहीं है, हर इंग्लिश या हर हम में बहुत भी अगर एक्सपर्ट भी है, तो जब तक वो एजुकेशनल डोमेन से वाबस्ता नहीं होगा तो उसको नहीं पता चलेगा कि व्हाट इज पीडागोजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, इसी तरह हम जब बात करते हैं इंक्वायरी मेथड, ठीक है, अब ये खास टर्म होगी है, मे भी किसी को इंक्वायरी का वर्डली मतलब तो पता हो, लेकिन जो है ये एजुकेशन में कैसे इंक्वायरी यूज करनी है, प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है, और जो है एविएट्स क्या होते हैं, ठीक है, टीचिंग स्किल्स की बात कीजिए तो हर इस टर्म का कोई खास मतलब होता है जो कि उस कंटेंट से रिलेटेड होता है। दैट इज कॉल्ड द वोकैबुलरी। और इस वोकैबुलरी को क्लियर करना बहुत जरूरी है। कुछ टर्म ऐसी होती हैं कि जब अब जिस सपोज हम इस लेवल पे आप लोग बैठे हुए हैं, माशाल्लाह ये का आपका चूंकि प्रोफेशनल कोर्स है, तो आप इसको टीचिंग लर्निंग इन चीज़ों को बहुत हद तक पहले भी आप लोग ने पढ़ा होगा, इम्प्लीमेंट किया होगा, तो मैं हर हर टर्म को जो एक्सप्लेन नहीं करी। अदरवाइज कुछ ऐसी जो टर्म्स आ जाती हैं अगर वो बहुत ही स्पेसिफिक और कॉम्प्लेक्स हो, तो मुझे उस चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले उस चीज़ को जो है ना प्रोनाउंस करना, उस चीज़ को आपको बताना बहुत जरूरी है। वोकैबुलरी बेटा बहुत जरूरी है। वोकैबुलरी बेसिकली पूरा कंटेंट है, ठीक है। अगर टीचर को वोकैबुलरी नहीं आती होगी तो बेसिकली टीचर को खुद समझ नहीं आएगी कि व्हाट इज शी इज गोइंग टू प्रेजेंट। हम बार बार करते हैं कि जो है आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज इन द कंटेंट होना चाहिए, तो वो यही बात है बेटे। और स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करते हुए भी इस चीज का ख्याल रखना, आपको आता है तो इट्स नॉट क्वाइट ओके कि आपको चूंकि हर चीज क्लियर है तो आपके स्टूडेंट्स को पता होगा, नहीं। आपने एक हद तक एक स्टैंडर्ड रखना है कि आपने इस चीज को इतना एक्सप्लेन करना है, और उससे ज्यादा अगर किसी को जरूरत हो तो वो क्वेश्चन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी वोकैबुलरी को कोशिश की थी कि मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे पास अगर हम इसमें प्रेजेंटेशन स्किल्स में वोकैबुलरी की बात करें तो उसका क्या मतलब है। कुछ स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी, लेकिन अगर इस मुकद्दस को मजीद क्लैरिटी की जरूरत थी तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया। तो ये जो है ना आपके कंटेंट डिलीवरी का जो है वो होना चाहिए कि आप एक स्टैंडर्ड की हद तक एक्सप्लेन करते हैं, और उससे आगे अगर मजीद किसी को क्लैरिटी की जरूरत हो तो वो क्वेश्चन आ जाता है। बिल्कुल, अव्वल तो आप जो है वो आपको बात का अगर आपने गो थ्रू नहीं हुए कंटेंट से, तो हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको उस क्वेश्चन की समझ ना आए कि व्हाट दे आर आस्किंग, ठीक है। आपसे मोटिवेशनल फिलोसफीज पूछी जाए, अब आपको पता ही नहीं कि मोटिवेशन क्या है और फिर इसकी फिलोसफी क्या है, तो आप लोगों ने जितनी मर्जी अच्छी राइटिंग स्किल हो, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सहर तारिक, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, क्या बाकी स्टूडेंट्स को भी इशू है? ओके, सहर बेटा आप अपनी डिवाइस चेक करें, अपना वॉल्यूम चेक करें। और सहर आप आज लास्ट डे भी लॉबी से आई हैं बेटा। ओके स्टूडेंट्स, हम आगे मूव करते हैं। आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट। आप देखिए टीचिंग स्किल्स की बात हो रही है कि टीचिंग स्किल्स में हम लोगों ने देख लिए व्हाट आर सेट इंटेंशंस क्या है,
कौन कौन सी फैसिलिटेटिंग और मोटिवेशनल सेट्स टीचर को इनके लिए प्रिपेयर होके आना चाहिए कि ये स्टूडेंट्स को जो है उन्होंने देने हैं, इनके लिए उन्होंने स्टूडेंट्स को रेडी करना है। उसके बाद हमने प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात की, उनकी पर्सनैलिटी बहुत प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, ये ना हो रात का सूट है सुबह उसी कंडीशन में आ जाए और वो जो है सलटे पड़ी हुई हैं, आपके बाल भी सही से बने हुए नहीं है, तो वो बड़ा ही आप कहेंगे डिमोटिवेटिंग सा आपके टीचर के लिए होता है। आप रूटीन में जो है वो देख लें, चाहे वो मेल हैं या फीमेल्स हैं, आप थोड़ा सा यूनिकली ड्रेसअप होकर आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप जो है मोस्टली ब्लैक या कोई वाइट लाइट कलर्स यूज कर रहे हैं हेड कवर्स या आपके अबायाज या आपके कपड़े हैं, तो जैसे ही जिस दिन आप कलरफुल लेके आएंगे उस दिन आप अपने स्टूडेंट्स की आंखों में एक अजीब सी चमक देखेंगे कि वो खुश हो रहे हैं आपको देख के। ठीक है, तो वो इन डिफरेंसेस को चाहे एक्सप्रेस ना कर सके फील करते हैं। और ये जितने और जो जितने छोटे लेवल पे ये चीज इफेक्टिव होती है वो बहुत मोटिवेशनल और उनकी जो अटेंशन फोकस करने के लिए आपका ड्रेसिंग कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर जब हमारे जो है वो स्टूडेंट्स मेच्योर इनफ होते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है उनका टीचर बहुत खूबसूरत हो, बहुत वेल मैनेज और वेल प्रिपेयर्ड हो। ऑफ कोर्स ये चीज उनको भी बड़ी अच्छी जाके उनके माइंड में एक प्लेजेंट इफेक्ट पैदा करती है। लेकिन चलें वो इतनी ज्यादा वो इसको बहुत ज्यादा इनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता जितनी कि हमारा ये एक मॉन्टेसरी और प्राइमरी इस लेवल पे आपकी प्रेजेंटेशन जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। और हमने देखा फिर जो है प्रेजेंटेशन के कुछ कंपोनेंट्स में देख लिया। अब हमें देखना है स्टूडेंट्स की, हमें डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करना है। टीचर का ये काम है कि हर डिफिकल्टी आपके पास क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं आएगी। ठीक है, लाजमी नहीं है कि हर बच्चा आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगा। तो टीचर को जो है ना कुछ कंसेप्ट्स जो है उनको अंडरस्टैंड करना है। इंक्वायरी टूल्स जो हैं और जो डिसिप्लिन की सोर्सेज हैं वो पहले टीचर उनको उनसे खुद गो थ्रू होंगी, उनको समझेंगी और उसके बाद जो है वो ये चीज अपने स्टूडेंट्स में जो है वो क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगी। और इस तरह सब्जेक्ट मैटर जो है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है वो कन्वे हो जाता है। और ये एक खास स्टैंडर्ड हमने रखा हुआ होता है, इसको मीट करने के लिए टीचर की अपनी प्रिपरेशन जो होती है, अपने कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होती है। उसके अलावा कुछ एजम्पशंस, कुछ जो आपका एक्सपोज्ड आप एस्पेक्ट्स कह लें, डिबेट्स हो गई, इंक्वायरी प्रोसेस हो गए, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो टीचर को उनकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। उसके अलावा टीचर जो है वो क्या करें, उनको पता हो कि एक जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या चीज़ है, किसी चीज़ की थीम होती है, एक कंटेंट है, उसका बेसिक पॉइंट क्या है, बेसिक किस चीज़ को वो एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, वो टीचर को पता होना चाहिए। और अगर कुछ उस डोमेन में कोई आप जो है वो मिसकंसेप्शन, कोई गलत आइडिया जो है वो फील करते हैं स्टूडेंट्स में, ठीक है, तो वो चीज़ जो है, और अगर वो आपके एंड पर भी है, दोनों एंड पे आपने ख्याल रखना है कि आप भी जो है ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी मिसकंसेप्शंस को ना लेके चलें। अदरवाइज जब आपने वो खुद गलत चीज़ समझी हुई है तो फिर आप वो गलत ट्रांसफर करेंगे और वो अगला स्टूडेंट्स आपको फिर नेक्स्ट किसी को गलत ट्रांसफर करेगा और वो पूरा मिसरीडिंग कंसेप्ट हो जाएगा। तो पहले तो आपने अपने एक्सपर्ट पर जो एक्सपर्टीज लेनी है अपने कंटेंट पर, वो इसी तरह से है कि गलती से भी मिसकंसेप्शंस ना हो जाए, इससे बेहतर होता है। हम आपसे इवन के कह रहे होते हैं, बास का को लगता है कि टीचर्स आर एक्सपर्ट एंड आइडियल फॉर दीज ऑब्जेक्टिव्स, उन्हें सब कुछ आता है, लेकिन नो, ठीक है, देयर आर ह्यूमन बाउंड्रीज। हमें अगर कोई चीज नहीं आती तो उसको गलत बताने की बजाय वी कैन एक्सक्यूज फ्रॉम अवर टीचर, अवर स्टूडेंट्स, कि बेटा ठीक है, अगर आपको लगता है आपके स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बड़ा बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो फिर थोड़ा सा आप ट्रिकिकली, ओके, दिस इज अ आप कहेंगे टास्क फॉर यू, आप सभी इसको सर्च करेंगे और कल इंशाल्लाह हम इस पर डिस्कशन करेंगे। अगर आपका कोई ऐसा कंसेप्ट है तो आप कह सकते हैं, अगर आपके स्टूडेंट्स मैच्योर इनफ है, आपकी इस एक्सक्यूज से उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स टीचर्स आर आल्सो ह्यूमंस, उनकी भी बाउंड्रीज है, तो आप डायरेक्टली एक्सक्यूज कर सकते हैं कि आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, आई विल टेल यू लेटर। बजाय इसके कि आपने बोलना है और बस बोलना है और किसी भी बात को ना नहीं करना, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हमें देखना है कि परफॉर्मेंस ऑफ, अब ये ना एक स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया पे बात हो रही है कि एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए, इससे ऊपर जो है वो जितनी ज्यादा आप कर सकें वो आपकी एक अपनी एथिक्स है, अपनी जो है वो इनर वॉइस है। टीचर्स को जो है ना बहुत सी रिप्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन जो है ना वो स्ट्रेटजीज
माइंड में रखनी चाहिए। हम पहले भी बात कर रहे हैं कि जब आप क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं तो पास कर एक एक्टिविटी इतनी जो है वो इफेक्टिव नहीं हो रही थी, आपको पता चल रहा होता है कि ये चीज़ इससे आप दूसरों को क्लियर नहीं कर पा रहे, तो फिर आप एकदम से स्विच कर जाते हैं किसी दूसरी एक्टिविटी, किसी दूसरे मेथड की तरफ। तो एट लीस्ट आपके पास जो है ना 2 से 3 एक्टिविटीज़ हो और साथ में जो है ना वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको कन्वे करना आती हों। टीचर को जो है ना अपनी जो जो भी क्लैरिटी है कंटेंट्स को देने के लिए कोई व्यू पॉइंट्स, कोई थ्योरी, कोई रूल, कोई प्रिंसिपल, कोई एग्जांपल ये देना चाहिए ताकि वो कंटेंट जो है बहुत क्लियर हो सके। उसके अलावा टीचर के पास एवेलुएशन के लिए जो आप कहें मटेरियल और करिकुलम मटेरियल या रिसोर्सेज हैं उनका मौजूद होना ज़रूरी होता है। अप टू मार्क जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, नहीं तो आपकी जो है वो अपनी कैपेबिलिटी है कि आप लो टेक और जो है वो इकोनॉमिकल किस्म के रिसोर्सेज मैनेज करके सकें, फिर उनकी केयर भी करें कि वो वंस या डिस्पोजेबल यूज़ ना हो कि वो चीज़ लाए ख़त्म हुआ, अब नेक्स्ट उसकी उसके लिए आपके पास वो चीज़ बाकी नहीं रही। तो सेंसिबली इसको हम देखेंगे अपने मटेरियल्स को, रिसोर्सेज को और जो है स्टूडेंट्स की जो हम लोगों ने उनकी एवैल्यूएशन उनकी एंगेजमेंट करनी है कि किस तरह वो नॉलेज में जो है ना हमारे साथ स्टिक रह रहे हैं और जो है अपने जो उनके माइंड में असम्पशन्स आ रही है, जो स्टेटमेंट्स आ रही है, उनको साथ-साथ क्या करें, वेरीफाई करें। और द टीचर कैन क्रिएट इंटरडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि लाज़मी बात नहीं है कि अगर आप इंग्लिश या उर्दू को एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो आपका जो है सारा एजुकेशनल कंटेंट उस पर होगा। ठीक है? आप मल्टीपल डिफरेंट किस्म के एस्पेक्ट्स भी दे पा रहे होते हैं। इंग्लिश है उसमें आपने जो है ना अब चूँकि इंग्लिश में आपके कोई एक ऐसा है कि फर्स्ट ईयर था स्कूल, तो उसमें देखें कुछ सोशल स्किल्स भी होंगी, आप बताएँ। बेशक वो टॉपिक इंग्लिश है, फिर उसमें कुछ प साइकोलॉजिकल कि आपने बिहेव कैसे किया, कॉन्फिडेंस था या फिर के एक फ़ियर था। तो मतलब देखिए एक चीज़ पढ़ाते हुए बहुत सारी वो जो है ना चीज़ें आ रही होती हैं, आप उनको भी एक्सप्लेन करें और बताएँ कि ये चीज़ मल्टीपली जो है ना आप एरिया एस्पेक्ट के लिहाज से उनकी एक्सप्लेनेशन कर रहे होते हैं। जी, अब है लर्निंग डिफिकल्टी जैसे स्टैंडर्ड 2 ये एक ख़ास स्टैंडर्ड था जिसकी यहाँ पे आपने इन स्टैंडर्ड 1 में आपने स्टूडेंट्स की ये जो है ना आपने लर्निंग डिफिकल्टीज़ को कैटर करना था। अब स्टैंडर्ड 2 में हम देखते हैं कौन-कौन सी डिफिकल्टीज़ हैं। कि द टीचर सेड हाउ टीचर लर्न एंड डेवलप ठीक है। पहले में देखें टीचर की अपनी वो प्रिपरेशन अपना कंटेंट ली था कि उसकी वजह से कोई मिसकंसेप्शंस पैदा ना हो। ठीक है? उसकी अपनी प्रिपरेशंस की बात हो रही थी। अब हमने कर लिया कि स्टूडेंट जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बात हो रही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे सीख रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं उसके लिए आपने अपॉर्चुनिटीज देनी है इंटेलेक्चुअल सोशल पर्सनल लेवल पे उनकी तमाम एरियाज को ग्रूम करना है और इस स्टैंडर्ड को हम लोगों ने अचीव करने के लिए क्या करना है कि हाउ स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज एक्वायर स्किल्स एंड डेवलप हैबिट्स ऑफ माइंड कि स्टूडेंट्स किस तरीके से जो है अगर हम लोगों ने आपको कहा कि अगर आपने ऑनेस्टी एक स्किल है फिर एक आप कहें कोलैबोरेशन एक स्किल है, पैट्रियोटिज़्म एक स्किल है, एक आपके सिम्पैथी एक स्किल है। अगर ये चीज़ें हैं, ठीक है, अगर सोशल स्किल्स की बात की जाए, तो उनको हम लोग कैसे जो है ना बताएँगे यकीनन उसकी आप जो है क्लैरिटी देंगे, उसके बेनिफिट्स बताएँगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताएँगे, उसके आप उनकी लाइफ पे इफ़ेक्ट बताएँगे। उसे रिलीजियसली भी रिलेट कर देंगे, तो फिर ये चीज़ें और रोल मॉडलिंग के तौर पे पेश करेंगे, एग्ज़ाम्पल्स देंगे, तो आप तब वो चीज़ उनको ये सिखा सकेंगे। उसके अलावा कोई नॉलेज है, तो वो भी उसके भी कई तरीके होंगे, मैथमेटिकल एक्सरसाइज़ स्टूडेंट्स ने कैसे करनी है, वो आप सब कुछ उनको बताएँगे। ठीक है? 5000 grams convert kg into grams, 5700 grams, 1600 grams यही चीज़ है। सही जी। अब ग्राम्स को केजी में करो, ओके? अब ये क्या हो जाएगा तो मतलब अब ये 20 केजी हो गया, ओके? नाउ डोंट डिस्टर्ब मी। जी सॉरी फ्रेंड्स।
ओके, हमने स्टैंडर्ड 2 में हम किन-किन डिफ़िकल्टीज़ को देख रहे हैं कि हम लोगों ने देखना है कि इनमें ये इम्पार्ट कैसे हमने करना है। हमें देखना है कि फिज़िकल, सोशल, इमोशनल, मॉरल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है लर्निंग को। जब हमें ये पता होगा, तो हम स्टूडेंट्स को इस एरियाज़ में क्लैरिटी देंगे और उनको बताएँगे कि ये जो है ना डोमेन स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। अब जो है स्टैंडर्ड 2 में टीचर की क्या परफ़ॉर्मेंस होगी, टीचर कौन-सी स्किल्स यूज़ करेंगी, इसके लिए जो है टीचर की उनकी इंडिविजुअल और ग्रुप परफॉर्मेंसेस को चेक करेंगी, इस तरह डिज़ाइन करेंगी कि ये तमाम स्किल जो हैं उनकी उन पर वर्क किया जा सके। उसके अलावा स्टिमुलेट करेंगी स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन ऑन प्रायर नॉलेज। रिफ्लेक्शन वही चीज़ है, असेसमेंट है, फाइनल फीडबैक है कि उनको पहले क्या आता है और नई चीज़ें जो है उनको किस सिनेरियो में हम लोगों ने प्रेज़ेंट करनी है। उसके अलावा हमें देखना है कि स्टूडेंट थिंकिंग एक्सपीरियंसेस जो है वो उनकी असेसमेंट हमें बताएगी कि आपकी जो इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी जो टीचर ने प्लान की हुई है, जो कंडक्ट कर रही होती हैं, वो कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, वो कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, इसकी असेसमेंट है। और अगर जब हम ये चीज़ें टीचर देखें, अब वो उन जो हम लोगों ने लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ कैटर करनी है, उसके साथ टीचर को उसके लिए क्या करना है, आपको वो भी बहुत बता दिया। बिल्कुल क्लियर वर्डिंग में बता दिया। तो ये चीज़ें देखें कितनी ज़्यादा आपके कोई वॉचलेस नहीं रहती, हर चीज़ बहुत परफेक्ट है। अब आप देखें स्टैंडर्ड 3 पर कौन-कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आइडेंटिफ़ाई करनी है टीचर ने और इसके बदले में उनको को इस इन डिफ़िकल्टीज़ को हल करने के लिए टीचर कौन-सी जो है वो क्या करेंगी सॉल्यूशंस अपनाएँगी, देने की कोशिश करेंगी। अब इसमें हमने कहना है हाउ स्टूडेंट डिफरेंट इन देयर अप्रोचेस टू लर्निंग एंड क्रिएट्स इंस्ट्रक्शनल अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर अडॉप्टेड टू डाइवर्स लर्निंग, ठीक है? अब हमने देखना है कि हमने एक स्टैंडर्ड वे में एक एवरेज हमें चीज़ें अपनी इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ शो कर दी। अब आया कि देखना है कि तमाम स्टूडेंट्स उससे उन एक्टिविटी, उन एक्सपीरियंसेस से लर्न कर रहे हैं, यानी हो सकता है आपके जो है वर्बल या लेक्चर मेथड से आपके 60 स्टूडेंट्स 60% स्टूडेंट्स जो है वो उन्होंने गेन कर लिया व्हाट यू वांट टू से, बट जो है 30 टू 40% स्टूडेंट्स अभी भी कुछ एम्बिग्यूइटी का शिकार है। तो आप उनके लिए उस प्रेजेंटेशन के साथ साथ कोई एक दो एक्टिविटीज, कुछ एग्जांपल्स एक्स्ट्रा ऐड करेंगी, पहले समझेंगे किन किन को इशू है और फिर उसकी बेसिक सबको प्रेजेंट करी होंगी, बट उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए आपने जब वो चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की, तो हम कहेंगे कि आपने एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम को डायग्नोज किया और फिर उसको सॉल्व किया। इस स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए हमें देखना है कि डिफरेंसेस जो होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस लर्निंग स्टाइल्स में, उनको हमने देखना है कि देयर स्टूडेंट्स हैव डिफिकल्ट डिफिकल्ट सॉरी नहीं डिफरेंट एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस लेवल, पर्सनालिटी लेवल्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स इन योर क्लास। और आपने देखना है कौन सा लेवल, कौन सा ट्रेट किस स्टूडेंट को जो है वो अफेक्ट करता है मोस्ट प्रिसाइजली। उसके बाद है कि हम लोगों ने कुछ जो हम देखते हैं कि कुछ एक्सेप्शनल एस्पेक्ट्स होते हैं लर्निंग में, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटीज हो जाती हैं, कोई ग्रॉस मोटर या फिर फाइन मोटर जो एरिया पर डिफिकल्टी के साथ आ रहा है, कोई जो है स्लो लर्नर है, आईक्यू डिफरेंस के साथ आ रहा है, विजुअल कोई आईसाइट वीक है, हियरिंग वीक है, या कुछ इन प्रॉब्लम के साथ आ जाता है। ये आप कहेंगे एक्सेप्शनल एक चीज़ है कि हम एवरेज जो हमारी पॉपुलेशन होती है अपनी स्टूडेंट्स की, उनसे उनमें ये रेयर होते हैं प्रॉब्लम्स। तो अब इसके साथ कोई फिजिकल या मेंटल चैलेंज हो सकता है, तो उसको भी आइडेंटिफाई करके अगर वो आपकी क्लास में मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी नीड्स को कैटर करना, ठीक है? तो वो यकीनन अगर आप एक जनरल पॉपुलेशन को पढ़ा रहे हैं, तो फिर इसमें ये चीज़ें इतनी इंटेंसिटी के साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। लेकिन अगर एग्जिस्ट करते हैं, तो यू शुड बी केयरफुल व्हाइल मेकिंग योर लेसन प्लान कि आप इनकी नीड्स को भी एक आध एक्टिविटी इनके मुताबिक भी हो। हर चीज़ आपने उछल-कूद करके बेसिक लर्निंग करके नहीं करवा देनी। अगर कोई फिज़िकली डिसेबल बच्चा कोई पाँव या टाँग के इश्यू के साथ बैठा हुआ है, तो कुछ एक्टिविटी या कोई एक आध एक्टिविटी बैठ कर डेस्क पर और जो है सिर्फ़ हैंड परफॉर्मेंस से भी होनी चाहिए, ताकि वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। अब इसमें कि उस परफॉर्मेंस टीचर की क्या होंगी कि हमने देखना है, सबसे पहले ये समझना है कि तमाम स्टूडेंट्स लर्न कर सकते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, बट जो है वो मेथोडोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, बट एंड प्रोडक्ट सबका सेम होता है।
उसके अलावा हमने देखना है कि टीचर्स जो हैं वो रिस्पेक्टफुल रहे अपने स्टूडेंट्स के लिए, उनकी पर्सनैलिटी के लिए। एक जो कम्युनिटी और कल्चरल नॉर्म्स हैं, उनको जो है वो टीचर अगर खुद उर्दू स्पीकिंग है या पंजाबी स्पीकिंग है, तो अपनी उनका कोई राइट नहीं है कि वो पश्तून्स के बारे में दे आर दिस, इनके जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए होते हैं कि ये बहुत जज़्बाती होते हैं, बहुत ब्लंट होते हैं, तो उनका ये राइट नहीं है कि वो इन चीज़ों को प्रमोट करती रहें। बल्कि वो जिस कम्युनिटी, जिस सेक्ट के, जिस रिलीजन से भी रिलीजियस सेक्ट से भी आ रहे हैं, उस टाइम वो आपके स्टूडेंट हैं और आपके तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो आपकी कम्युनिटी हैं, आपका एक सोशल ग्रुप है। तो जब आप ये समझेंगे तो फिर इनडायरेक्टली आप स्टूडेंट्स भी खुद को वैसा ही समझेंगे। आपने ये पठान, पंजाबी एंड उर्दू एंड जो है वो फिजिकली डिसेबल और विजुअली डिसेबल अगर आपने ग्रुपिंग की है, तो फिर यकीनन क्लास में भी वही ग्रुपिंग चलेगी और उसी तरह एटीट्यूड डेवलप हो जाएंगे। फिर हमने देखना है कि स्टूडेंट्स के जो स्किल्स होती हैं, पोटेंशियल होता है, उसको हम लोगों ने अहमियत देनी है, उनको हम लोगों ने वैल्यू करना है और जो है उस स्टूडेंट्स का उससे वो खुद भी फ़ायदा हासिल करे और उसकी जो है ना वो अगर सोशल लर्निंग पॉसिबल हो सकती है तो हम वो भी करवाएँ। हमने देखा टीच कुछ स्टूडेंट जो होते हैं बड़ा एक्सेल कर रहे होते हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, उनकी वर्बल स्किल्स अच्छी होती हैं, किसी की रिटन, किसी की आर्ट स्किल अच्छी होती है, तो वो अब ये ख़ास पोटेंशियल है, हमें उसको फेस करना है, उसको मैक्सिमम जो है यूटिलाइज़ करना है। उसके अलावा टीचर्स की जो एक आइडेंटिफिकेशन स्किल होनी चाहिए कि आपके एक स्पेसिफिक टैलेंट के हामिल स्टूडेंट को क्या चीज़ ज़रूरत है, आप उसको कैसे जो है वो उसकी इस स्किल को मज़ीद क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, उसको ग्रूम कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि हम लोगों ने मल्टीपल पर्सपेक्टिव देखने हैं, कोई भी सब्जेक्ट मैटर होगा, एक ही तरीके से हमने उसको नहीं लेके चलना, क्योंकि आगे स्टूडेंट्स डाइवर्स हैं, तो मे बी एक को एक तरीके से समझ आए, दूसरा जो है वो दूसरे मेथड को जो है ना वो ज़्यादा ईज़ी समझ रहा हो। उसके अलावा एक लार्ज कम्युनिटी होगी और चूँकि डिफरेंसेस मौजूद होते हैं, पर्सनैलिटी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कॉग्निटिव डिफरेंसेस होते हैं, तो उनके लिए टॉलरेंस और पेशेंस होनी चाहिए। जी, ये 3 स्टैंडर्ड्स पे जो है ना डिफ़िकल्टीज़ थी और फिर उन्हीं 3 स्टैंडर्ड्स में जो डिफ़िकल्टी टीचर का टास्क है कि वो आइडेंटिफ़ाई करे और साथ फिर उनको हल भी करने का तरीका आपको बता दिया। अब कुछ यूनिवर्सल टीचिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो कि आप कोशिश करें, आपका जो भी स्टूडेंट है, जिस मर्ज़ी लेवल का है, जिस मर्ज़ी ग्रेड का है, ये चीज़ें मेथड डिफरेंट हो सकता है, स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, बट ये चीज़ें जो हैं, एक स्टूडेंट का राइट होते हैं। मल्टी सेंसरी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि जितनी स्टूडेंट्स को मल्टी सेंसरी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आंख, हाथ, कान, पूरी बॉडी मूवमेंट और वॉकिंग, ये तमाम चीजें जब उसकी लर्निंग में इन्वॉल्व होती हैं, चाहे वो मॉन्टेसरी का हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल का हो, उतनी ज्यादा उसकी जो आपका लर्निंग है वो इनहेंस होती है, उतना ज्यादा वो बेहतर तरीके से उस कंटेंट को लर्न कर पाता है। और ऑटोमाइजेशन जो है आपको बता दिया कि एक फ्रीडम है, एक बाउंड्री के अंदर एक फ्रीडम होती है, ठीक है, वो हमने स्टूडेंट्स को देनी होती है। फिर माइक्रो यूनिवर्सल स्ट्रक्चरल टास्क होते हैं कि आपने जो वो छोटे-छोटे जो है ना कंटेंट को भी छोटे-छोटे पार्ट्स में आप कोशिश करें प्रेज़ेंट करें। ये ना हो कि एक पोल्यूशन का जो है वो आपने एज़ अ होल लेसन प्लान वो बनाया और उसमें हर चीज़ बता दी, नहीं उसकी डेफिनिशन, उसकी फर्दर टाइप्स। अब हमने देखा एक्टिविटी मेथड पढ़ा, हम लोगों ने इंक्वायरी मेथड पढ़ा। तो उसमें कितनी स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोगों ने उनकी चीज़ों को एलाबोरेट करके पढ़ा। अगर ये अभी टीचिंग स्किल की बात हो रही है, अगर मैं टीचिंग स्किल करती और जी पढ़ाना शुरू कर देती, कोई मेरी इसमें जो है ना फर्दर कैटेगराइज़ेशन ना होती, तो फिर ना तो पता चल रहा होता कि एक सेट इन एक्शन ये एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर प्रेज़ेंटेशन लेवल एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स ये भी एक अलग टास्क है। देखिए जितना मैं चीज़ों को छोटा करके और उसपे एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, तो वो चीज़ें आपको उतनी ज़्यादा क्लियर होंगी। उतना ज़्यादा एक स्ट्रक्चरल सीक्वेंस बन रहा है। डायरेक्ट सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस दें और रिव्यू करें, स्पाइरल बैक करें। मैं बार-बार जाती हूँ, फिर पीछे जो है वो रिव्यू करती हूँ, आपकी रिमेंबरिंग जो है वो इसको जो है वो प्रोब करती हूँ, फिर आप लोगों को रिलेट करती हूँ किसी प्रीवियस कांसेप्ट के साथ। तो इस तरह एक जो है ना मल्टीपल और इंटरडिसिप्लिनरी सी जो है वो लर्निंग टीचिंग एक्सपीरियंस हमारा हो रहा होता है और इमीडिएट फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। इससे स्टूडेंट आपके मोटिवेटेड रहते हैं। अब यही बातें जो मैंने एक्सप्लेन की हैं वो इन स्लाइड्स में है कि कैसे आपने मल्टी सेंसरी स्ट्रेटजीज जो है वो करनी है, इनमें विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल, किनेस्थेटिक तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं वो शामिल होने चाहिए, ये हम बात कर चुके हैं। फिर उसके अलावा हमने टू सी, टू हियर, रीवर्बलाइज, रीड, कॉपी, राइट, इसका से तमाम एलिमेंट्स आपकी लर्निंग में होने चाहिए।
और जो है ना जितना आप उनकी लर्निंग को मल्टी सेंसरी करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। अब ये जो ऑटोमाइज़ेशन का बताया गया है कि तमाम लैंग्वेज आर्ट्स में हम देखें इन टास्क में ऑटोमाइज़ेशन बहुत ज़रूरी होती है। एवरी राइटिंग, स्पेलिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ऑर्गनाइज़ेशन एंड स्टडी स्किल शुड बी प्रैक्टिस अंटिल इट बिकम्स अ हैबिट, ठीक है? अब आपने जो है जो पढ़ा दिया सिर्फ़ और सिर्फ़ उस हद तक नहीं रहना, आपने होम टास्क ऐसा देना है, आपने कोई एक दो एक्टिविटीज़ ऐसी देनी है जिसमें वो स्टूडेंट्स खुद से करेगा। ठीक है, आप जो है वो टेंसेस पे बात करें या आप एस्से राइटिंग पे बात करें। तो आपने वो एक ग्रामर का खास एस्से बता दिया, उसके कुछ रूल्स एप्लीकेशन बता दिए। फर्दर आप उसको 2-3 टास्क और दें, ठीक है? 1 टास्क अभी दिया, 1 टास्क नेक्स्ट वीक में दे दें, एक फिर क्विज़ के लिए दे दें कि उसकी वो जो एक राइटिंग स्किल है, कॉम्प्रिहेंशन है, वो इम्प्रूव होती जाए। ठीक है? और एक टाइम आएगा फिर आपको इस कॉम्प्रिहेंशन पे वर्क नहीं पड़ेगा करना पड़ेगा। बच्चों की कॉम्प्रिहेंशन जिस तरह वो एक लैंग्वेज के साथ जो है वो यूज़ टू हो चुके होते हैं, वो इन एरियाज़ के साथ भी यूज़ टू हो जाते हैं। फिर हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई, फॉर्मुलेट करने हैं मेन आइडियाज़, पंक्चुएशन रूल्स और इस टाइप की ये अब देखिए एक लैंग्वेज आर्ट की ये ऑटोमाइज़ेशन आपने करनी है, ठीक है? ये किसके लिए है? लैंग्वेज आर्ट के लिए आपने जितनी उनकी हैबिट्स को जो है ना इनबिल्ट कर देना है। अब इस लेवल पे आप जो शुरू से आप इंग्लिश की लैंग्वेज की बात करते हैं, तो वो आपको पढ़ाते अब इस लेवल पे आके मैं आपको स्पेलिंग्स पे फ़ोकस नहीं करती, कॉम्प्रिहेंशन का नहीं बताती या मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि आपको ये चीज़ें नहीं आएँगी, ठीक है? क्योंकि आपको जो थ्रू एजुकेशनल कैरियर है, ये चीज़ें आपकी इनबिल्ड हो चुकी हैं, इसमें आपको जो है ना वो ऑटोमाइज़ेशन हासिल हो चुकी है। फिर है माइक्रो यूनिट्स की बात है कि हमने टास्क एनालिसिस कर लेना है, ब्रेक डाउन करनी है चीज़ों की, स्मॉलर स्टेप्स में बताएँगे और जितनी हम स्मॉलर स्टेप्स को पढ़ाएँगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो वो चीज़ उतनी ज़्यादा एक बेहतरीन सा एक मैप बनाएगी स्टूडेंट्स के माइंड में। फिर हमने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस की बात है कि हम लोगों ने जो भी हमारी आप कहेंगे कंटेंट है उसको रिलेटेड और रेलेवेंट उसके कंपोनेंट्स बताएँ ताकि स्टूडेंट को समझ आए और उसमें जो रीडिंग, स्पेलिंग, राइटिंग, स्टडी स्किल्स हैं, वो भी क्या है वो रिलेटेड होनी चाहिए। और स्टेप को आपने स्टेप बाय स्टेप जो है उसको फॉलो करना है। रिव्यू और जो स्पाइरल बैक है कि हम लोगों ने ज़रूर असेसमेंट करनी है और साथ-साथ जो है ना थोड़ी बहुत रिमेंबरिंग रिकॉल भी करते रहना। उस दिन की बात भी है, फिर वो 1 यूनिट बाद जब आप वो पूरा यूनिट कंप्लीट कर लें 3-4 सेशंस बाद तो फिर आप शुरू से एक उसकी मेन पॉइंट्स लिखवाएँ, खुद लिखें, उनको प्रेज़ेंट करें, स्टूडेंट से प्रेज़ेंटेशंस लें और देखें कि ऑटोमाइज़ेशन जो है उनका लेवल कितना है, उसको भी चेक करते रहें। उसके बाद है कि ओल्ड स्किल्स जो है रेपुटेशन भी बहुत ज़रूरी होती है कि अब आपको हम क्यों अब कहते हैं कि अगर हमारे फेस टू फेस कंपोनेंट्स होते हैं तो हम ज़रूर स्टूडेंट को कोई ना कोई रिटन टास्क देते हैं, ठीक है? ताकि आपको जो है ना हमें पता है आपकी राइटिंग स्किल इस लेवल पे बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आपकी आपके स्किल्स को दोबारा से रिन्यू करने के लिए, रिव्यू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये टास्क देते हैं, क्योंकि हमें पता है अभी असाइनमेंट राइटिंग है या अभी कोई पेपर राइटिंग है, तो आप लोगों को ये स्किल्स दोबारा से यूज़ करनी पड़ेंगी। इमीडिएट फीडबैक की बात हो रही है कि बहुत ज़्यादा आप क्या चलें, फ़ौरन आप अगर कि स्टूडेंट का अच्छा रिस्पॉन्स है, तो उसको उसी टाइम फीडबैक दें और उसको जो है ना मोटिवेट रखें, ताकि एक सोशल लर्निंग भी और बाकी सारे भी उसको उस तरह एक इन्वॉल्वमेंट के साथ उसके आपके साथ चल पड़े। ओके स्टूडेंट्स, ये तो कुछ हमारे पास थी बातें कि यूनिवर्सली हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कोई भी स्टूडेंट्स हो, कोई भी कंटेंट हो, कोई भी लेवल हो। अब हम कह रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ लेसन अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड। बिल्कुल टीचर की जो आप कहें कोई भी लेसन है वो ईज़ी है या डिफ़िकल्ट है मैटर नहीं करता, उसकी प्रिपरेशन का मतलब है कि उसको प्रिसाइज़ तरीके से प्रेज़ेंट करना। बहुत ईज़ी टॉपिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बड़ा कॉमन सा टॉपिक लेते हैं कि अगर एक लैंग्वेज का ले लें तो टेंसेस की बात हो रही है या फिर हम लोग जो है ना आप कहें कि वोकैब्युलरी की बात करें, बड़ा अब आपके लेवल पे ये बात बहुत ईज़ी है। लेकिन अगर मैंने आपको ये चीज़ बतानी है, तो जितने में अगर प्रिपरेशन का मतलब है कि मैं इसको स्टेप बाय स्टेप और एक ऑर्गेनाइज़ वे में आपको जब प्रेज़ेंट करूँगी तो वो चीज़ें आप ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाएँगे या फिर चूँकि मुझे पता है क्लासेस तो आप ये इनबिल्ट है आप में, आपको तो ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं सोचूँ कि बस मैं बोलूँगी स्टूडेंट को समझ आ जाएँगे मैंने बोलना किया, शुरू किया प्रेज़ेंट डेफ़िनिट कॉन्टिन्यूअस ये इनकी जो है वो ये आइडेंटिफ़िकेशन रूल्स हैं, ये है, वो है, नहीं। फिर भी जितना ईज़ी कांसेप्ट हो, जितना आप उसको ऑर्गेनाइज़ वे में रिप्रेज़ेंट करेंगे, उतनी ही आपके पास आउटपुट अच्छी आएगी।
और अब देखना है इंडिविजुअली, लाज़मी बात नहीं है कि एक ईज़ी चीज़ आप ईज़ी समझ रहे हैं, आपकी स्टूडेंट्स क्लास में 80% स्टूडेंट्स ने उसको ईज़ी समझ लिया और अच्छा रिस्पॉन्स दिया। लेकिन अगर 20% को इश्यू है, वो कोई भी वजह हो सकती है कि वो उसका एरिया वीक है, उसको इस एरिया की अच्छी टीचिंग नहीं करवाई गई, व्हाट्सोएवर द रीज़न। अगर आपको लगता है कि आपको ईज़ीएस्ट तरीन चीज़ भी आइडेंटिफ़ाई आप कर लेते हैं, आपके स्टूडेंट में इश्यू है, तो आपने बीइंग अ टीचर उसको लाज़मी कैटर करना है, लाज़मी जो है उसको इसमें हेल्प आउट करना है। अब प्रिपरेशन ऑफ लेसन में क्या है, प्रिपरेशन फेज़ होगी, प्रेजेंटेशन फेज़ होगी, प्रैक्टिस होगी, इवैल्यूएशन और एक्सपेंशन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए ये स्टेप्स मेरे ख्याल से आपको रिपीट करने की नहीं ज़रूरत कि प्रिपरेशन में उसने कंटेंट रेडी करना है, उसने पूरा एक लेसन प्लान का एक फॉर्मेट रेडी करना है कि किस तरह उसने कौन से रिसोर्सेज़ यूज़ करने हैं, कौन सा मेथड यूज़ करना है। फिर प्रेजेंटेशन है कि किस तरह उसने प्रेजेंटेशन करनी है, कौन सी एक्टिविटीज़ की प्रैक्टिस करवानी है, एवैल्यूएशन के लिए कौन-सा मेथड है, क्विज़ है, क्वेश्चंस है, कोई प्रेज़ेंटेशन है। फिर एक्सपेंशन का क्या मतलब है कि आप उस नॉलेज को फर्दर अप्लाई करवाएँ कि इसकी 2-3 एग्ज़ाम्पल्स लिख के लेके आएँ या फिर इसका प्रैक्टिकल यूज़ आपके घरों में क्या है, सोसाइटी में क्या है, थोड़ा-सा उसके नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए आपने कोई एक्टिविटी दे देनी है। दैट इज़ द थिंग यू प्रीवियसली गो थ्रू फ्रॉम इट। अब फिर एवैल्यूएशन की बात है, एवैल्यूएशन आपने ज़रूर करनी है। हर उसमें आई कोई भी मेथड ले लें, कोई भी कंटेंट आपने देना है, जिस तरीके से मर्ज़ी देना है। हमने बार-बार असेसमेंट की बात की, वो क्वेश्चनिंग की फॉर्म में हो सकता है, क्लासरूम रिस्पॉन्स टाइम हो सकता है, ओपन क्लास डिस्कशन हो सकती है। आप डिस्कशन में भी जब एक चीज़ थ्रो करते हैं, तो उनके व्यू से आपको स्पाइरल बैक होता रहता है कि ये स्टूडेंट इस कांसेप्ट से कितने क्लियर हैं। रिस्पॉन्स सिस्टम जो है, आपने क्लासरूम में जो है कोई एक्टिविटी थ्रो की, कोई डिस्कशन थ्रो की, उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो आपको बता रहा होता है। मिनट पेपर वो आपको बताया हुआ है कि 1 आध मिनट लेके उसको जो राइटिंग आपने करनी है, ठीक है? उसके मेन पॉइंट्स लिखने हैं, फिर इंडेक्स कार्ड्स हैं, कोर्स एग्ज़ाम्स और असाइनमेंट्स हैं और जो है मिड क्वार्टर इवैल्यूएशन है, ये तमाम चीज़ें आपको क्या करनी है, आपकी इवैल्यूएशन के लिए जो है वो यूज़ हो रही है। जी स्टूडेंट्स, हमारा ये आज का टीचिंग स्किल्स वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो स्किल्स हैं जो कि इसमें कोई क्वेश्चन भी आ सकता है असाइनमेंट का और पेपर का, और साथ में प्रैक्टिकली ये स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं जो कि आपने आगे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंशाल्लाह इसको क्या करना है, यूज़ करना है। एनी क्वेश्चन अबाउट? जी स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंडेक्स कार्ड बेटा बेसिकली ये एक खास टीचर की जो है ना कैटेगराइजेशन होती है, ठीक है? टीचर जो है ना कैटेगराइज कर लेती है किसी भी कंटेंट को, ठीक है? कि ये हमारा जो है ना आपने किसी भी फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कंटेंट है, ठीक है? उसमें हमने उसके एरियाज ले लिए कि ये इसके मोटर स्किल्स के एरियाज हैं, ये इसकी जो है ना साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, ये इसके जो है ना फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है? इस कंटेंट के। अब आपको पता होगा जब आप एवैल्यूएशन ऐसी हो रही होती है कि आप इसके जो है ना साइकोलॉजिकल फीचर्स बताएं, तो अब जो कंटेंट इसके अंडर आ रहा होगा, ये एक इंडेक्स कार्ड एक टर्म है, इसमें आप कोई भी कंटेंट को किसी खास तरीके से उसको जो है ना कैटेगराइज कर लेते हैं, उसको जो है ना आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और फिर जब आप वो स्टूडेंट से पूछते हैं वो सेट्स, तो वो उनको उनका रिस्पांस आपको बता रहा होता है कि वो चीज़ उनको क्लियर है या नहीं। जो मिड क्वार्टर कम्युनिकेशन या मिड क्वार्टर एग्जामिनेशन की शायद बात है, मेरे ख्याल से ये एग्जामिनेशन था कि आप जो है ना वो आपकी एक तो अगर 2-3 टर्म्स हैं, तो उसके अलावा कोई जो मंथली टेस्ट होते हैं या इस तरह की जो है ना रिसेंटली जो बहुत मिड क्वार्टर वही हो गया कि अगर आपके 3 या 4 टर्म्स होते हैं, तो उसको भी आप क्या करें मज़ीद फर्दर जो है ना बीच में उस एक टर्म जो होती है उसके दौरान भी 2 मंथली टेस्ट रख लें। ठीक
तो वो जो है आपका थोड़ा-थोड़ा मटेरियल जब आप इवैल्यूएट करते रहेंगे तो आप उसको बेहतर तरीके से इवैल्यूएट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है ना एक सेशन के एंड पे 6 चैप्टर्स इवैल्यूएट करने हैं, तो देखिए आपकी जो इवैल्यूएशन होगी वो यकीनन वॉच-वॉच होगी। आप मेन-मेन कांसेप्ट कोशिश करेंगे सब में से पूछने। वही अगर आपने इवैल्यूएशन वो जो है एक टर्म में अगर 2 और मंथली टेस्ट भी रखे हुए हैं, आपने 2 चैप्टर के बाद 1 मंथली टेस्ट कंडक्ट कर लिया, तो अब क्या हुआ आप ज़्यादा डिटेल से असेसमेंट कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट हुए दोबारा एक टेस्ट कंडक्ट हो गया और फिर फाइनली जब लास्ट थर्ड में आप क्या करेंगे पूरे 6 का 6 ले लेंगे, तो आपके स्टूडेंट्स जो है वो वेल प्रिपेयर्ड होंगे। तो ये वैल्यूएशन मेथड्स आपके अपने होते हैं, आप इनको अपने स्टाइल से कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम इन द रिगार्डिंग द टीचिंग स्किल्स? मीनवाइल मैं आपको नेक्स्ट जो वो है आपका यूनिट लास्ट यूनिट वो जो अपलोड करती हूँ और साथ प्रेजेंटेशन की तरफ हम चलते हैं। आपकी कोई क्वेश्चन है तो यू में आस्क प्लीज। कैरी ले लो, मैं थोड़ा सा मुझे कैरी ले लो। जी स्टूडेंट्स मैं अभी जरा ओके बेटा मैं वो यूनिट 9 जो है वो अपलोड कर रही थी। जी बेटा एक्सपेंशन जो होती है बेसिकली वो हमने एक पिछले एक स्ट्रेटजी में पढ़ चुके हैं कि ये एक्सपेंशन है किसी भी नॉलेज को थोड़ा-सा जो है ना मज़ीद एक्सपैंड करना, ठीक है? अगर आपने सपोज़ आपने जो है वो एक टॉपिक पढ़ाया है, ठीक है? पॉल्यूशन का ले लें। अब आपने उनको पढ़ाया, उसको डिटेल बता दिया। अब आपकी एक्सपेंशन ये होगी कि आपने स्टूडेंट्स को कहा कि राइट 5 प्रिवेंटिव मेजर्स अकॉर्डिंग टू लैंड पॉल्यूशन, ठीक है? आपने लैंड पॉल्यूशन को कम करने के लिए उनसे 5 जो है ना वो पूछ लिए या हाउ कैन वी सॉर्ट आउट द एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशंस। मतलब आपने पढ़ाया हुआ है लेकिन आपने कुछ उनसे एग्जांपल्स पूछ ली, कुछ उनसे ऐसे फीचर्स उसके पूछ लिए, उनको बता दिए, उनसे पूछवा लिए, उनको असाइनमेंट दे दी, इससे आपने एक्सपेंड कर दिया। जी बेटा, अभी हम जो है वो एक स्टूडेंट जो है वो काशिफ अगर मौजूद है, तो काशिफ बेटा आप जो है वो 1 टू 9 यूनिट जो है काइंडली आपने ग्रुप में भी सेंड कर देने हैं, ठीक है? जो ग्रुप में और इधर भी चैट बॉक्स में भी एक बच्चा जो है जिसके पास सारा मटेरियल बिल्कुल रेडी है, वो काइंडली ना सीक्वेंस में अभी जब मैं थोड़ा पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, तो उसके बाद आप लोग ये कर लेंगे सीक्वेंस है मुझे दोबारा अपना कंपाइल करना पड़ेगा। आप इसको चैट बॉक्स में भी इन तमाम यूनिट्स को भेज दें और जो है ग्रुप में भी भेज दें। ये मैं आपको यूनिट 9 जो है इनबॉक्स कर रही हूँ। बेटा एक सीक्वेंस भी भेजिए यूनिट 1 टिल 9, ठीक है? मैंने 9 जो अपलोड किया है मैं साथ आपको प्रेज़ेंट करना स्टार्ट करूँगी।
जी स्टूडेंट्स, आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस कोड का और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही हैं। ठीक है, वो क्या है? टीचिंग टूल्स। ठीक है, अब ये टीचिंग टूल्स हैं, ये टीचिंग डिवाइसेस भी हैं, ये रिसोर्सेज भी हैं, ये मटेरियल्स भी हैं, ये सपोर्टिंग एड्स भी हैं। कुछ भी कह लें, कोई भी टर्म्स यूज कर लें, कोई भी वोकैबुलरी का वर्ड ले लें, इनका मतलब ये है दे आर द सपोर्टिंग एस्पेक्ट्स टू एड योर टीचिंग। ठीक है, ये जो भी चीज होगी, ये कोई पेपर भी हो सकता है, ये कोई डिवाइस भी हो सकती है, ये कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। बहुत इसकी वाज डेफिनेशन है, लेकिन एक पर्पस बेस्ड हमें डेफिनेशन बना ली कि एनीथिंग दैट इज गोइंग टू सपोर्ट योर टीचिंग, that is going to support your teaching material, it is called the teaching tool. It can be a simple board marker, it can be a complex computer software. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको फॉर्मली पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? हम टीचिंग टूल्स को डिफाइन करेंगे, ऑडियो वीडियो मटेरियल्स को देखेंगे, काइंड्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स देखेंगे, और जो प्रिपरेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एक्टिविटीज होगा, और एवेल्युएशन द प्लानिंग एंड यूज ऑफ मटेरियल हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आपने लेसन प्लान में देखा, ये दूसरा तीसरा स्टेप होता है कि प्रिपरेशन एंड सिलेक्शन ऑफ टीचिंग टूल्स, रिसोर्सेज। ठीक है, AV8s, ये वो चीजें हम पढ़ रहे हैं कि टीचिंग टूल्स डेवलप द प्रॉपर इमेज व्हेन द स्टूडेंट सी हियर टेस्ट एंड स्मेल प्रॉपर्ली। टीचिंग टूल्स प्रोवाइड कंप्लीट एग्जांपल ऑफ द कंसेप्चुअल थिंकिंग। ठीक है, कंसेप्चुअल थिंकिंग जो है वो आपको पता है जितनी मल्टी सेंसरी होगी उतनी ज्यादा आप कहेंगे इफेक्टिव होगी। और जो है एनीथिंग दैट इज गोइंग टू सपोर्ट द टीचर्स आर टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, तो हम कहेंगे दैट थिंग इज कॉल्ड द टीचिंग टूल्स और टीचिंग एड्स। नीड ऑफ एड्स की बात करें कि या इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स की बात कर रहे हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, तो सिग्निफिकेंस है इनकी। टीचिंग एड्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इंपॉर्टेंस क्या है? मोटिवेशन ये क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल आपको बताया कि हम कैसे स्टूडेंट्स की अटेंशन को, उनके इंटरेस्ट को फोकस कर सकते हैं। क्लैरिफिकेशन हो रही है, वो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन हो रही हैं। डिस्करेजमेंट ऑफ क्रैमिंग है, रटाबाजी की जो है वो आप कहें उसको डिस्करेज किया जाता है। चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड करवाई जा रही होती हैं, वोकैबुलरी इंक्रीज होती है, टाइम बच रहा होता है, आपकी मनी सेविंग हो रही होती है, क्लासरूम एक्टिव और लाइव दिखाई देता है, डलनेस जो है वो खत्म हो रही होती है, और जो है मल्टी सेंसेस यानी मैक्सिमम सेंसेस का यूज हो रहा होता है। फिर टाइम तो एफर्ट्स बच रही हैं। एक चीज आपको एक्सप्लेन करने के लिए मे भी कितने सारे जो है वो आपने चार्ट्स या फिर आपने वर्बली जब उसको डिफाइन करना शुरू किया है तो आपको समझ आपके स्टूडेंट्स उसको सही तरह गेन नहीं कर पा रहे। एक जो है वो आप कहें कि प्रेजेंटेशन होती है, एक चार्ट होता है, एक मॉडल होता है, वो उस चीज को क्या करता है, बड़े शॉर्ट टाइम में आपको वो चीज समझा देता है और आपको क्लैरिफाई कर देता है। नॉलेज रिकॉल हो रहा होता है, रिमेंबर हो रहा होता है, साइंटिफिक एटीट्यूड पैदा होता है। हर चीज को कोई बड़े जो आपने एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स को भी हम जब क्या नाम है एक प्रॉपर डिवाइसेस के साथ, टूल्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो वो चीजें बड़ी, कुछ चीजें हम दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, तो हम उनको जब समझा देते हैं और बिल्कुल जो मल्टी सेंसरी समझा देते हैं, तो वो चीजें उनको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आती है। इनकरेज एक्टिविटीज इनकरेज होती हैं, और वोकैबुलरी स्टूडेंट्स की, प्यूपल्स मीन स्टूडेंट्स की इंक्रीज होती है। टाइप्स ऑफ टीचिंग टूल्स है, विजुअल एड्स होंगे जो कि हमारी सेंस ऑफ विजन को जाके टारगेट करेंगे। एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, फ्रूट पढ़ा रहे हैं, फ्रूट असल में ले जाए। ठीक है, स्टेशनरी आइटम्स हैं, कॉपीज, बुक्स हैं, या जो भी चीजें एटलीस्ट वेजिटेबल्स हैं जो आप उनकी एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, वो यूज करें। फिर मॉडल्स हैं, अगर कोई ऐसे आप पढ़ा रहे हैं कि कोई मॉस्क है, कोई खाना काबा है, दिस दैट, आप कोई ऑर्गन्स पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप मॉडल्स पर रिलाई करें, पिक्चर्स यूज करें, चार्ट्स, मैप्स, फ्लैश कार्ड्स, पैनल बोर्ड्स हैं, बुलेटिन बोर्ड्स हैं। ये बोर्ड होते हैं जिन पर आप कोई इंफॉर्मेशन या कोई पिक्चर जो है पेश कर रहे होते हैं, स्टूडेंट से जो क्लैरिटी ले रहे होते हैं। चॉक बोर्ड्स होंगे, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स होती हैं। ये तमाम चीजें आपकी सेंस ऑफ विजन, आपकी आईज को टारगेट करने के लिए होते हैं और आपकी विजनरी सेंस को अपील कर रहे होते हैं, तो दे आर कॉल्ड द विजुअल एड्स।
ऑडियो एड्स होंगे जो आपकी सेंस ऑफ हियरिंग को टारगेट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, कोई ऑडियो जो है वो वॉइस नोट हो गया, दिस दैट, ये चीज़ें जो है आपकी सेंस ऑफ हियरिंग को टारगेट कर रही होती हैं। फिर ऑडियो विजुअल एड्स से कंबाइनली वो चीज़ें होती हैं जो कि जिसमें पिक्चर प्लस साउंड दोनों चीज़ें होती हैं, जो हमारी फ़िल्म्स हैं और हमारे टेलीविज़न के थ्रू जो मटीरियल आ रहा है, उनकी वीडियोज़ हैं, फ़िल्म स्ट्रिप्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो है ना ऑडियो विजुअल एड्स में आ रही हैं। ये दोनों सेंसेस को क्या कर रही हैं, कैटर कर रही हैं। फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स आएँगे, कुछ चूँकि एडवांसमेंट है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज है, तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और इवन के बोर्ड्स तक दे आर कॉल्ड द टीचिंग टूल्स। अगर तो वो टीचिंग में यूज़ उनको हम कर सकते हैं। फिर हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ द ऑडियो विजुअल मटेरियल। ठीक है, अब आपके पास बहुत सारा मटेरियल मौजूद है, बहुत सारी डिवाइसेस मौजूद हैं। अब आपने उनको सेलेक्ट कैसे करना है? आपने ऑडियो विजुअल एड्स को जो है ना अपनी लर्निंग के साथ इंटीग्रेट करना है अकॉर्डिंग टू द एज, इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स। आप जी मॉन्टेसरी को पढ़ाने, प्ले ग्रुप को पढ़ा रहे हैं और साथ एक जो है कॉम्प्लेक्स किस्म का जावा प्रोग्राम लेके बैठ गए हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपने उनको प्लस माइनस सिखानी है, उनको जो कंसेप्ट सिखाने हैं वो आप उनको क्या करें, फ्लैश कार्ड सिखाएँ जो उनको शो करें। आपने उनसे उनको एक्टिविटी करानी है तो आप उनको ब्लॉक्स जो कि प्लास्टिक के लाइट वुडन ब्लॉक्स करें। आपने ये भी देखना है जो टूल आपने यूज़ करना है उसकी ड्यूरेबिलिटी भी रहे। ये ना हो कि आपने अरेंज किया और वो एक क्लास एंड होने के बाद जी डस्टबिन के अंदर पड़ा हुआ है, नो। तो सिलेक्शन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एज को देख के, इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स को देख के ये चीज़ मैनेज की जाती है। और फिर हम देखना है कि फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल और सोशल डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप जिसको आप पढ़ा रहे हैं, उसको जो है वो सूट करती है या नहीं, और लैंग्वेज उसकी फ़ेमिलियर है या नहीं। आपने एक वीडियो क्लिप चला दिया और वो फ्रेंच में है, तो आपके स्टूडेंट्स को चले कोई 30-40% समझ आ भी जाएगा देख के, बट जो है क्लैरिटी नहीं होगी। और जो भी आप जो है वो सोर्स या जो भी मटीरियल यूज़ कर रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए, ट्रूथफुल और रियलिस्टिक होना चाहिए, मोटिवेशनल एलिमेंट होना चाहिए, हाइली इन्फॉर्मेटिव आपको पता होना चाहिए, हाउ टू ऑपरेट इट, हाउ टू प्रैक्टिकली यूज़ इट और हाउ टू डेमोंस्ट्रेट दैट आप कहें ऑडियो विजुअल, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आपके पास अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, जब आपको ज़रूरत हो तो वो चीज़ अवेलेबल हो और इन टाइम प्रेज़ेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। ये तमाम चीज़ें आपने जब सिलेक्शन कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है आप इन चीज़ों को देख के अपने उस एड को सिलेक्ट करें। फिर हमारे पास है प्रिपरेशन फॉर द ऑडियो विजुअल एक्टिविटीज़। हमने क्या करनी है, ऑडियो विजुअल एक्टिविटीज़ की जब प्रिपरेशन करनी है तो हमने क्या करना है? The key is to preparing effective audiovisual aids is to remember that they are only aids. आपने देखना है, आपने इनको एज़ अ aids, एज़ अ गाइडेड सपोर्टर्स इस्तेमाल करना है और आप उनको जो है ना ये इस तरह ऐड कर सकते हैं कि जो आपके जो ओरल प्रेजेंटेशन को वो क्या करें, इन्हांस करें, उनको क्लैरिटी के साथ शो करें और वो दे कैन नॉट मेक दोज़ पॉइंट फॉर यू, ठीक है? अब आपने ये देखना है कि टीचिंग जो है ना, आप कर रहे हैं, ना कि वो एड्स कर रहे हैं, ठीक है? आप कोई भी जो है वो उठा के ऑडियो विजुअल एड ले लें, आपने उसमें मेन जो टीचिंग या कन्वेइंग है वो आपका पर्पज़ है और आपने एज़ उसको सपोर्टिंग मटीरियल यूज़ करना है। वी कैन यूज़ दैम टू समराइज़ और टू शो द सीक्वेंस ऑफ कंटेंट। बिल्कुल देखिए जो हम पीपीटीज़ यूज़ कर रहे हैं, अब ये पीपीटीज़ आपको एक सपोर्टिंग मटीरियल के तौर पे आपको जो है समराइज़ेशन पेश कर रही है, सीक्वेंस शो कर रही है, लेकिन पढ़ा एक टीचर रहा है आपको, ठीक है? बेसिकली इसको यूज़ करते हुए, इसको इसकी सपोर्ट लेते हुए हम अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव करने की कोशिश करते हैं ताकि हम जो है वर्ड टू वर्ड रीडिंग ना करें, आपके पास एक चीज़ क्लियर हो और जहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म की देने की ज़रूरत थी, तो उसमें देखिए वो पिक्टोरियल स्लाइड्स होती हैं। इन शॉर्ट ये आपको क्या कर रही हैं, आपको हेल्प आउट कर रही हैं, समराइज़ कर रही हैं हमारे कंटेंट को। और हम इसको विजुअली इंटरप्रेट कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स को, ग्राफ्स और चार्ट्स यूज़ करके, जिस तरीके से हम जो चीज़ बयान कर रहे हैं, मैंने आपको अब जो है वो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बताने हैं, तो जब उसकी एक पिक्चर सामने आप देख रहे होंगे, तो फिर जब मैं रूट कहूँगी, जब मैं लीव्स कहूँगी, जब मैं स्टेम कहूँगी, तो आपको फ़ौरन से पता होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर ये आपके क्लासरूम में कंसेप्ट दे रहे हैं, तो ऊपर अपने व्हाइट बोर्ड पे एक तस्वीर बना दें, एक जो है एक मॉडल जो है वो ले लें प्लांट का, नहीं तो एक रियल प्लांट भी आप जो है वो समझे एक छोटा-सा पौधा हैविंग ऑल पार्ट्स वो ला सकते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज़ टू इलस्ट्रेट योर दिस कंटेंट द पार्ट्स ऑफ प्लांट।
We can use them to illustrate and reinforce your support statements. हम इसको बेसिकली illustration होता है कि एक चीज दिखाई जिसको हमने दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, और reinforcement है कि हमने उसकी क्लैरिटी करनी है और आपको वो चीज जो है वो बतानी है, मोटिवेट रखना है आपको कि आप उससे ज्यादा सीख सकें। वो कैन यूज देम टू ऐड विजुअल क्लैरिटी, हम विजुअल क्लैरिटी दे रहे होते हैं अपने कंसेप्ट को और उनकी अटेंशन को फोकस कर रहे होते हैं। फिर है कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट जो है अगर एज इट इज कॉपीज यूज नहीं करनी, अगर एक मटेरियल है ठीक है उसको हम एज इट इज उसकी कॉपीज करें नहीं, उसको उसकी समराइजेशन होनी चाहिए। अगर हमें कंटेंट दे रहे हैं तो सपोर्टिंग मटेरियल के तौर पर या विजुअल एड्स के तौर पर उसकी मेन पॉइंट्स हो। आप देखिए हमने आपको टीचिंग टूल्स को बताया, बहुत सारी बातें होंगी जो जितनी इसमें लिखी हुई होंगी उससे ज्यादा हम एग्जांपल्स के साथ और जो भी आप कहें कि इनफॉर्मल डिस्कशन से भी हम क्या कर पा रहे हैं वो चीज प्रेजेंट कर रहे हैं। मेन पॉइंट समरी या की पॉइंट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू एंड द डिस्क्रिप्शन एंड द एक्सप्लेनेशन इज बीइंग गिवन बाय योर टीचर। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट जो कि आपको इसका ध्यान रखना है। उसके अलावा हम लोगों ने आपके मटेरियल ने आपको सपोर्ट करना है, ना कि आप जो है अपने मटेरियल को सपोर्ट करने में लग जाए, ठीक है। आपकी प्रेजेंटेशन ऑरल है, वर्बल है, जो भी है वो बहुत ज्यादा जो है मीनिंगफुल होनी चाहिए, बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। और इसके अलावा आप जो है अगर कोई ओवरहेड प्रोजेक्टर स्लाइड यूज कर रहे हैं ठीक है तो आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनको वो जो है ना पढ़ के नहीं सुना रहे, उनकी उनकी ट्रांसलेशन नहीं कर रहे, बल्कि वो चीज आप उनको अंडरस्टैंड करवा रहे हैं, क्लियर करवा रहे हैं, ये आपका टास्क होना चाहिए। और जो है आपने जो हैंड्स आउट और ट्रांसपेरेंसी की कॉपीज है वो यूज नहीं करनी। आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे होते हैं वो आपकी जो स्लाइड्स है वो उसको सपोर्ट क्या कर रही होती हैं, ना कि जो कुछ उसमें लिखा होता है वो आप जो है रिप्रोड्यूस कर रहे हो। फिर हमारे पास है इफ यू वांट फॉर ग्रेटर ग्रुप ऑफ मेंबर, ठीक है, जब हम लोग एक हमारा टारगेट और ये स्टूडेंट्स ज्यादा एक लार्जर ग्रुप है तो फिर हमें देखना है कि कुछ हम लोगों ने की पॉइंट्स पे कोई थोड़ा सा जो है वो कहें कि कोई अगर उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी, एक चार्ट है, एक मैप है, आप मैंने उसको एज अ सपोर्टिंग मटेरियल यूज किया, मैंने उसको समझाया, लेकिन आपको लगता है कि आप को ज्यादा जो है वो रिकॉल और रिमेम्बरिंग जो है ना वो क्लैरिटी देनी है तो आप उसमें मेन पॉइंट सीख लें कि ये रेड कलर इसको हाईलाइट कर रहा है, ब्लू कलर इसको कर रहा है, तो मतलब आपके स्टूडेंट्स को वो चीज अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा और ईज हो जाएगा। और इसके अलावा जो चीज़ आप जितनी प्रेज़ेंट कर रहे हैं उसी लेवल का मटेरियल ऑडियो एड यूज़ करें, कोई चार्ट है, ग्राफ है, तो जो आपके कंटेंट है उसके बिल्कुल मुताबिक हो। आपने 2 चीज़ों में कंपैरिज़न बताना है, तो आपका ग्राफ जो है ना 2 चीज़ों में ही कंपैरिज़न बता रहा हो, मोटिवेशन और जो है एकेडमिक सक्सेस के बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है, कोई रिसर्च थी, तो फिर उसमें जो है ना एक आप कहें कि एक तीसरा फैक्टर जो है वो आप कहेंगे पर्सनल एक्सपीरियंसेस वो नहीं होने चाहिए। फिर जो है एनवायरमेंटल फैक्टर उसमें ना इन्वॉल्व करें, जो मतलब आप ग्राफ वही शो करें कि हाउ डज मोटिवेशन अफेक्ट द एकेडमिक सक्सेस इन द स्टूडेंट्स। तो फिर वो जो लाइन ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है या फिर स्टेबल है, वो आपको जो है ना पता चला होगा कि इन दोनों का ही रिलेशन है, तीसरी चौथी लाइंस नहीं होनी चाहिए। फिर हमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स देखेंगे कि कैसे इन चीज़ों को क्लासिफाई करें, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड एड्स में जो कि इलेक्ट्रिक पावर यूज करेंगे अपनी रनिंग के लिए, अपनी जो है एप्लीकेशन के लिए, वो तमाम ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं जो कि बिजली से उससे इनिशिएट होंगे उनको हम कहेंगे दे आर प्रोजेक्टेड, और जो कि बिजली से नहीं होंगे दे आर कॉल्ड नॉन प्रोजेक्टेड। अब आपको कुछ बताया जा रहा है, व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, आपको पता चल रहा है इट इज नॉन प्रोजेक्टिव। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेजेस क्या हैं, आप इन हैंड जो है वो टॉपिक्स की हेडिंग देख सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वेरी इजी टू अरेंज है ये। इसकी अरेंजमेंट बहुत इजी है, लाइट है या नहीं है, आप इसको जो है ना यूज कर सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, जब आप लिखने जाते हैं तो पीछे क्लास में हुआ कोई डिसिप्लिनरी इशू अराइज होने के चांसेस होते हैं। फिर जब आप जितना टाइम आप लिखने में लगाते हैं वो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। कुछ डिफरेंट डिसएडवांटेजेस भी अब आपने कोशिश करनी है इन डिसएडवांटेजेस को कैसे हल करें कि जब कोई आप एक्टिविटी थ्रो करें उस टाइम आप कोशिश करें आप व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहे हो ताकि जो है टाइम वेस्टेज ना हो। ये चार्ट्स हैं, चार्ट्स कॉम्बिनेशन है, पिक्टोरियल, ग्राफिक और न्यूमेरिकल
किसी भी मटेरियल का जो कि प्रेजेंट कर रहा होता है, विजुअल समरी उस चीज की, और इसमें दो एक्सेस होते हैं, हमें पता चल रहा होता है वाई एक्सेस एक्स एक्सेस की कोई चीज है उसका ट्रेंड क्या है, वो क्या चीज प्रेजेंट कर रही है। समझ आ रही साइड्स और जो बाउंड्रीज का कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें कि स्टोर्ड एंड प्रिजर्व, ठीक है, जो भी आप चार्ट्स हैं वो मतलब केयरफुली यूज करके दोबारा रीयूज के लिए रखने चाहिए, फिर उनकी एजुकेशनल वैल्यू स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो एक अच्छे वैलिड डाटा को प्रेजेंट कर रहे होने चाहिए। टीचर के सेल्फ मेड होंगे तो वो अपने कंटेंट के लिहाज से बनाए हुए होंगे तो वो अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रही होंगी, किसी भी साइज में हो सकते हैं, खास इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और इनको कैरी करना, इनको लेके आना जाना बहुत ईजी होता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स कौन से हैं? पिक्चर चार्ट्स हैं जो कि आपकी किसी भी पिक्चर्स को एलिब्रेट करेंगे, टाइम चार्ट्स होंगे जो आपकी आप कहेंगे टाइम और जो टाइम टेबल इश्यूज इन चीजों को कैटर कर रहे होंगे, टेबल चार्ट्स होंगे जो कि आपके आप कहेंगे टीचर इतना आप कहेंगे एक हमारे पास ऐसे चार्ट्स हैं जिस पर कोई कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स या फिर कोई आपके एक बड़ा एक है टेबल होता है वो बड़ा कॉमनली यूज है, पीरियोडिक टेबल जी। फॉर एग्जांपल ये उसकी एग्जांपल है, उस तरह के चार्ट हो सकते हैं, ग्राफिक चार्ट हो सकते हैं जो कि आपके ग्राफिकल डाटा को प्रेजेंट करेंगे, फ्लो और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इसमें उसकी टाइप्स, उसकी फर्दर काइंड्स ऐसे सीक्वेंस होती हैं। ट्री चार्ट्स हो सकते हैं जिसमें एक जो है चीज को लेके उसकी फर्दर टाइप्स एक्सप्लेनेशन और ये चीजें चल रही थी। और पाई चार्ट्स जो आपकी परसेंटेज के एक अगर होल प्रेजेंटेशन है 100% तो 20% क्या शो कर रहा है, 30% क्या शो कर रहा है, ये चीजें आपकी सारी चार्ट्स में इस टाइप के आप बना सकते हैं। पोस्टर्स बेसिकली क्या होता है कि ये एक पिक्टोरियल डिवाइस होती है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, किसी भी जो है आपने एस्पेक्ट को लेके जिसमें आप जो है अटेंशन फोकस करके अपना जो आप आइडिया फैक्ट जो है वो क्या कर पा रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जो एक्सप्लेन करना है कि हाउ टू सिट प्रॉपरली एंड हाउ डूइंग द राइटिंग जो है वो एस्पेक्ट के लिखते हुए आपको कैसे बैठना है, तो आप कहेंगे जो है lie your backbone at the 90 angle, your feet should be at this position, your hands should be right angled on the table। तो उससे बेहतर है जब एक पोस्टर दिखा देंगे तो वो जब चीज प्रेजेंट होगी साथ आप बता रहे होंगे तो बहुत इजीली स्टूडेंट्स उसको ग्रैस्प कर पाएंगे। मैप्स होते हैं जो चीजें बड़े एरियाज डिफरेंट किस्म की लेंथी किस्म की डिस्क्रिप्शन जो है वो इकोनॉमिक्स हिस्ट्री सोशल स्टडीज का जो मोस्टली मटेरियल होता है जियोग्राफी का, वो आप अपने एक मखसूस साइज में ला के उसको प्रेजेंट कर पा रहे होते हैं। बेहतर दो प्लीज। फिर ग्राफ्स है हमारे पास, ग्राफ जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी न्यूमेरिकल डाटा की। इसमें हम देखते हैं कि कैसे जो है बहुत सारे नंबर्स इन्वॉल्व हैं, आप जो है चीजें आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एनरोलमेंट एंड लिटरेसी रेट, ठीक है, हमने देखा है डिफरेंट यूरोप और सेंट्रल एशिया डिफरेंट कंट्रीज का। तो अब आप बताएंगे एशिया में 60% है, उसमें 80% है, ठीक है, पता चल रहा होगा एक ट्रेंड। लेकिन जब आप एक ग्राफ की फॉर्म में बता देंगे तो एकदम बहुत ही क्लियर होगा कि किस एरिया में ये जो एनरोलमेंट और लिटरेसी रेट है वो कहाँ पे फॉल कर रहा है, वो आपको बड़ा आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर मॉडल्स वो होते हैं आपके जो बिल्ड आपके शॉर्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिक्स स्ट्रक्चर, बहुत बड़ी मॉस्क हैं, बहुत बड़े बिल्डिंग्स हैं, फिर ऐसे एरियाज हैं जिनको हम जो है ना शॉर्ट लेकिन उनके पार्ट्स की उनके स्ट्रक्चर की हमें क्लैरिटी देनी है। और अगर आप बॉडी ऑर्गन देख लें, हार्ट है, किडनी है, इनके जो मॉडल्स होते हैं वो फिर उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर कर पाते हैं, बजाय कि ये चीजें हम एक रियल ऑब्जेक्ट्स के तौर पर पेश नहीं कर सकते। और इनके जो पार्ट्स होते हैं और हम अपने ऑडियंस को तरीके से उनसे मैनिपुलेट करवा सकते हैं। जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक बहुत सी इंफॉर्मेशन लिए होते हैं, टेक्स्ट बुक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है क्योंकि ये एक वैलिड रिसर्च बेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल होता है। तो आप इसको जब प्रेजेंट करते हैं तो इसमें जो भी मटेरियल उसमें मिसकंसेप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि बुक राइटिंग और बुक जो है एक्सप्रेशनल जो है ना टाइम तक आते आते वो बहुत से जो है वो प्रोसीजर से गुजरी भी होती है, और जो है एक कंप्लीट और जो है वो अच्छी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को दे देती है। तो हैंड्स आउट की बात करेंगे कि हैंड्स आउट हमारे पास जो है वो
क्या होते हैं, विजुअल एड्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बाज़ बात आपके जो है वो अगर आप ये एक पीपीटी चल रही है, ठीक है, उसमें अगर आपने हैंड्स आउट दिए, तो फिर आपका क्या हो गया कि स्टूडेंट्स को आपने उनकी अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया। हैंड्स आउट आप तब दें जब आपके पास या तो स्टूडेंट उसको जो है ना आपकी स्लाइड्स को देख नहीं पा रहा, उसको विजनरी इश्यूज हैं, या फिर लाइट चली गई है और अब आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपके पास अपना लैपटॉप डिवाइस खुली हुई है, आप तो वो स्लाइड्स पढ़ रहे हैं, बट आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं देख पा रहे, तो उस केस में हैंड्स आउट दें। अदरवाइज जब एक प्रेजेंटेशन चल रही होती है तो उस टाइम हैंड्स आउट देने की कोई जरूरत नहीं होती। वैसे हैंड्स आउट वो एक सपोर्टिंग विजुअल सपोर्ट करते हैं आपकी वर्बल एक्सप्रेशन को, लेकिन उनको यूज तब करें जब उनकी ज़रूरत है। फिर हम ऑडियो विजुअल एड्स की बात करेंगे। ये कौन से हैं? प्रोजेक्टर्स हैं। आपको बताया ये आपकी स्लाइड्स को, किसी पिक्चर को, किसी ट्रांसपेरेंसीज़ को क्या करेंगे, बड़ा करके बताएँगे। अगर आपके पास 40-50 की क्लास है, तो खाली आपकी स्लाइड्स अगर आपके पास हैं, आपने लैपटॉप रखा हुआ है और जो है वो आप उसे एंड तक क्लैरिटी नहीं दे सकते इतना, वो टेक्स्ट जो है वो रीडेबल नहीं होता। तो अगर आपके पास जो है वो लार्ज ग्रुप्स हैं, तो आप बेहतर है कि आप अपनी पीपीटी को, अपनी जो भी कंटेंट है उसको क्या करें, एक एनलार्ज फॉन्ट के साथ वो दीवार पर एक इमेज बन जाता है और द टिल एंड ऑफ रूम तमाम स्टूडेंट्स उसको जो है ना उनके लिए क्लियर होता है वो विजन। अब ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन अगर आप ये जो है प्रोजेक्टर्स यूज कर रहे हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स यूज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, अपनी बुक निकालें और उसमें डेफिनेशंस करें, क्लास की बुक निकालें। प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे जब आपने प्रोजेक्टर यूज किया तो इसको इसको यूज करने का खास तरीका होता है। ये पार्टिसिपेंट्स के हेड्स के ऊपर एक खास लेवल पे स्क्रीन सेट हुई हुई होती है, फुल व्यू होना चाहिए इसका। आप के पार्टिसिपेंट्स इसके पूरे व्यू को जो आपने प्रेजेंट करना है उसको देख रहे हो, कोई ब्लॉकिंग नहीं है कि कोई चेयर टेबल का शेडो या आपका अपना बीच में शेडो ना आ रहा हो, क्लासरूम जो लाइटिंग अरेंजमेंट है बहुत ज्यादा तेज लाइट ना आ रही हो कि वो चीज नजर नहीं आ रही, बल्कि एक खास जो वो कहें डिम लाइट और इस तरह की चीजें जरूरी है, उसके लिए आपने वो मैनेज करनी है। स्क्रीन जब आपने क्या करना है कि एक चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसपे वो स्क्रीन रुकी हुई रहनी चाहिए, और जब आप नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ जाएं तो वो स्क्रीन जो है, जब स्क्रीन जो है वो आप नेक्स्ट पे तभी जाएं जब आप उसको एक्सप्रेस या उसको जो है ना वो डिफाइन करना स्टार्ट हो। आप बोल रहे हैं स्क्रीन चले जा रही है तो इस तरह क्या होगा, मिस रीडिंग कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको सुन भी रहे हैं उधर देख भी रहे हैं, तो उनका सुनना और आप उनका स्लाइड्स को देखना, देयर शुड बी अ रिलेशन। फिर पर्पस है कि इससे कंसेप्ट और सीक्वेंस जो है वो बड़ा अच्छा हम तरीके से कोई भी जो है सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट कर पा रहे होते हैं। फिर हम जो है वो नोट्स बना रहे होते हैं, ट्रांसपेरेंसीज को जो है ना टीचर दे रही होती है, एक्सप्लेन कर रही होती है, और वो टीचर को दिखाना है या नहीं दिखाना ये टीचर का अपना है, लेकिन उसके जो नोट्स होते हैं वो बड़े स्टूडेंट्स को बड़े अच्छे क्लियर हो रहे होते हैं। स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस चेक हो रही होगी, अगर कोई स्टूडेंट प्रेजेंटेशन दे रहा है तो अब ये उसकी एवेल्यूएशन है, बाकी स्टूडेंट भी इसको देख रहे हैं, सोशल लर्निंग हो रहे हैं, किसी भी चीज़ का रिलेशन हो सकता है, और कलर कंट्रास्टिंग और वो चीज़ें बड़ी अच्छी जो है वो अरेंज होनी चाहिए। और जो है हम लोग अगर जो ट्रांसपेरेंसी होती हैं उनको उनमें अगर हमने एक मोशन का जो एलिमेंट पैदा करना है, तो अगर हम उनको सक्सेसिव वे में फौरन फौरन जो है वो प्रेजेंट करते रहेंगे तो वो आपको एक वीडियो की फॉर्म में जो है वो शो हो रही होगी। प्रोजेक्टर का जो है वो आप कहें न्यू या एडवांस्ड आप कहें जो एक वर्जन होता है, दैट इज कॉल्ड द मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया जो है वो उसमें एक्साइटिंग कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे प्रोजेक्टर में थोड़ी सी फीचर्स कम है, चीज वही है, एक इनलार्ज एक्सप्रेशन ऑफ कंटेंट है, ठीक है। लेकिन उसमें अब हम देखेंगे इसमें हमने मल्टीमीडिया में एनिमेशन है, ऑडियो वीडियोस चल रही है, ग्राफिक्स है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 3D प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट है, ये तमाम चीजें जो है आप इनके जरिए मल्टीमीडिया के थ्रू जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। वही जो है प्रोजेक्टर की एडवांस्ड आप कहें टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है।
जी, स्टूडेंट्स, ये हमारे ऑडियो विजुअल एड्स हम सारे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इनके थोड़े से एडवांटेजेस देख लेंगे। क्या एडवांटेजेस हैं एवी एड्स के? कि इट हेल्प्स टू मेक लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव एंड कंसेप्चुअल। आपको समझ आ गई है कि किस तरह अफेक्ट करता है, क्योंकि सेंसेस को अफेक्ट कर रहा है। कंसेप्चुअल किस तरह है, क्योंकि आपके जो अंडरस्टैंडिंग लेवल को टारगेट कर रहा है, अटेंशन फोकस कर रहा है, स्टूडेंट्स की मोटिवेशन और इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है, और एनर्जी लेवल ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स जो है वो मेंटेन रहता है। क्लासरूम उसके अलावा आप देखते हैं कि क्लासरूम जो बड़े नाइस क्लासरूम होते हैं, आप उनके लिए एक बेहतर प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, और एक रियलिस्टिक अप्रोच और एक्सपीरियंस जब वो थ्रो हो रहा होता है। फिर इंटरेस्ट और मोटिवेशन की बात दोबारा कर ली, और एनर्जी लेवल एनहांस हो रहा है। इनको फॉलो करना, इन पर काम करना आसान होता है। स्टूडेंट जो है वो एंगेज रहते हैं। आपकी जो एक्सप्लेनेशन जो डोमेन है वो बड़ी सपोर्टेड रहती है, और इन चीज़ों को याद करना ईज़ी होता है। ये तो थे इसके एडवांटेजेस जो आपको फुली यूज़ करने हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे स्टूडेंट्स, वो ये होंगे कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर आप प्रोजेक्टेड किस्म के एवीएट्स यूज़ करेंगे, तो फिर बिजली का और स्पेस का होना ज़रूरी है। और बाज़ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर उन अब ये जो आपको सिचुएशन बताई गई, यहाँ पर आपने क्या ही मल्टीमीडिया यूज़ करना है, और क्या ही प्रोजेक्टर्स चलाने हैं, और ये सिचुएशन आप देख रहे हैं। और बाज़ का क्या होता है कि आपका जो डिवाइसेज़ इतनी ज़्यादा कलरफुल, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं कि मेन कंटेंट को छोड़ के स्टूडेंट्स उस की जो है ना वो उनका फ़ोकस जो है ना उसकी तरफ, किसी मॉडल की तरफ हो जाता है, किसी चार्ट की तरफ हो जाता है। तो वो फिर आपने थोड़ा-सा मैनेज करना है कि खूबसूरती से ज़्यादा क्लैरिटी आप माइंड में रख के उस चीज़ को सेलेक्ट करें। एक्सपेंसिव जो है अगर होते हैं, तो वो फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बिल्कुल है। प्रोजेक्टर पे आपने पढ़ाना है या मल्टीमीडिया यूज़ करना है, तो उसको उसकी जो सेटिंग में और इनिशिएशन में 5-7 मिनट लग जाते हैं। फिर उसके लिए प्रॉपर एक नीड होनी चाहिए इस रूम में, और स्पेस होनी चाहिए, और कन्वीनिएंट माहौल होगा तभी वो आप यूज़ कर सकें। तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर इनमें कहीं न कहीं एरर आ सकता है, कहीं न कहीं प्रॉब्लम आ सकता है। इस वजह से हम कहते हैं कि एवीएट्स की जो है कुछ लिमिटेशंस हैं, जिनको हम यूज़ जब करेंगे तो इन चीज़ों को हम लोगों ने सॉर्ट आउट करके चलना है। फिर हमारे पास समरी है। हमने देखा कि टीचिंग टूल्स क्या हैं, वो तमाम टीचिंग एड्स हैं जो कि एक टीचर की टीचिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। वो सिंपल भी हो सकते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। हम लोगों ने देखना है कि टीचर ने उन रिसोर्सेज को यूज़ करना है जो कि जो एक अच्छा इफेक्टिवनेस क्रिएट कर रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव अचीव करने में जो है वो यूज़फुल हो। उसके अलावा एक ख़ास बात कि हमने इन टूल्स को सेलेक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स की एज, उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल, उनका इंटरेस्ट लेवल और कंटेंट को ज़रूर देखना है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो अपने आप को वेल अवेयर रखें कि आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कौन-कौन से एड्स हैं वो जो है आप यूज़ कर सकते हैं। इनको सर्च करें, और जो कन्वीनिएंट वन है उसको आप यूज़ करें। जी, डियर फ्रेंड्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो पढ़ चुके हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। पाई चार्ट बेटा, पाई चार्ट इस तरह होते हैं कि अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि आप बताएँ कि एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है ना पंजाब में आपने बतानी है, ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट आपके हैं, डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बताएँ। तो फिर आपने बताना है कि इसमें आज जब आपने डाटा सर्च किया, उसको आप पूरा आपने जब एक जो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तो आपने प्रेज़ेंटेशन इसकी पाई चार्ट से मुझे कर दी। आपने बता दिया आपका जो रेड पार्ट है, वो जो है शो कर रहा है कि 20% या सॉरी 70% हमारी व्हीट प्रोड्यूस होती है, और फिर वो एक बड़ा-सा पार्ट होगा उसका उस पाई चार्ट का, ठीक है? उसके अलावा उसमें 10% अगर हम ग्राम जो है वो कल्टीवेट कर रहे हैं, तो फिर वो ग्राम को जो हम बता देंगे। फिर कोई और पल्सेस हैं, कोई आपके शुगर कैन है, और कपास है, व्हाट्सएवर जो-जो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ रही हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है आपके डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है? और ये आप जब पॉइंट्स में लिखते हैं तो आप वर्बली एक्सप्लेन करें, और जब इसको आप विजुअल प्रेजेंटेशन देंगे तो एक पाई चार्ट बन जाएगा जो कि एज़ अ होल 100% होता है, और इसमें जो डिफरेंट पार्टीज आपके पार्टीशनिंग या डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है, वो चीज़ आपके उस खास पर्सन को ज़ाहिर कर रही होती है। 10%, 20%, 40%, दैट इज़ द थिंग।
अब पाई चार्ट मेरे पास वैसे स्लाइड में कहीं था नहीं, अदरवाइज मैं आपको दिखाती कि किस तरह जो है पाई चार्ट एक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर आपने वो चार्ट पे पाई चार्ट बनाना है मतलब बाय हैंड, तो आप एक सर्कुलर बना के और उसको जो है ना एज्यूम्ड उसकी वो देंगे। और अगर आपके जो है आपने इस पे बनाना है सॉफ्ट में अपने कंप्यूटर पे बनाना है, तो फिर आप डाटा जो है आपको पता है चार्ट्स का एक ऑप्शन होता है, आप डाटा पुट करते हैं, पाई चार्ट पे क्लिक करते हैं, तो वो खुद ब खुद उसकी जो है प्रेजेंटेशन डिस्ट्रीब्यूट करके आपको दिखा देता है। Please friends, any more question about the AV8s and overall all the content? ठीक है, आप ना सिर्फ AV8 में बल्कि आप जितने हमारे यूनिट 1 till 9 है, उनमें से कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं स्टूडेंट। दिस इज द लास्ट workshop in which we are interacting about the 8601 और हमारे पास ये forum, we have 15 minutes left for this. So the problems relating to this course, you are you can ask freely. चाक बोर्ड बेटा, ये जो आपका ब्लैक बोर्ड और चाक होता है ना, वो है। मटेरियल को यूज करते हुए बड़ा आपने कन्वीनियंस वाले एलिमेंट का बहुत ध्यान रखना है कि जितना आपका AV8 कन्वीनियंट होता है, उतने आप इजी होके उसको जो है ना अपने मटेरियल के साथ जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, ये आज अब नेक्स्ट कोई क्लास नहीं होगी इस कोड के लिए। 8601 के लिए आपको 6 दिन दिए गए थे, आपका जो 9 यूनिट थे वो हमने सक्सेसफुली कर दिए फ्रेंड्स। आपको मटेरियल दे दिया जो हमारे पास था, फिर बुक्स आपकी सॉफ्ट में मौजूद हैं। तो आप लोग जब इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों को इंटर रिलेट करके बहुत अच्छी सी असाइनमेंट्स लिख सकेंगे और बहुत अच्छे से पेपर्स दे सकेंगे इंशाल्लाह। जी एक ये क्वेश्चन था और वो मेरे पढ़ने से पहले जो है चला गया, तो इसको दोबारा देखेंगे। बेटा आपके पेपर्स जो है अभी तक फॉर्मेट हमारा ट्रेडिशनल ही चल रहा है कि हमारे 100 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा और आपको देना होगा। वैसे अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है कि आपके एक क्वेश्चन में भी ABC पार्ट बास्केट आ जाते हैं, तो फिर वो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके A और B 2 पार्ट होंगे जो कि 10-10 मार्क्स के होंगे, या फिर 3 मार्क्स के 3 पार्ट्स ABC अगर हो गए तो एक 5 का होगा, एक 5 का होगा और एक 10 का होगा सपोज। इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है कि ओवरऑल क्वेश्चन 5 होंगे और 20 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो आपने जस्टिफाई करना होगा अपने कंटेंट को। 20 नंबर का सवाल है, आपने बहुत तरीके से लिखना है। अगर वो सवाल डिवाइड कर दिया गया है 2 चीजों में, अगर आपसे जो है एक्टिविटी और जो है वो डिस्कशन मेथड दोनों पूछे गए हैं, 10 नंबर का आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगी मार्क्स की, तो 10 नंबर के हवाले से आपने अपना मटेरियल लिखना है। आपने एज अ होल एक्टिविटी मेथड को भी एक्सप्लेन कर देना है, पूरा डेफिनेशन से लेके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज तक, और जो है एक्टिविटी मेथड डिस्कशन दोनों को करना है। ये नहीं कि आपने लिखना शुरू किया एक्टिविटी मेथड के जो है ना वो लंबी चौड़ी तफसीलात देते देते आपने जो है वो आधा टाइम गुजार लिया है, 15 मिनट और 5 मिनट जो बचे थे उसमें आपने जो है कोशिश की कि डिस्कशन मेथड को एक ही पेज पे कर लें, तो वो फिर 4 वर्सेस 1 पेज जो है आपको फिर मार्क्स भी उसी तरह मिलेंगे। आपके चूंकि एक्टिविटी मेथड के 10 नंबर है, तो 10 में से आपको कोई बहुत भी दे देगा तो वो 8 दे देगा, 9 भी दे सकते हैं अगर आपने बहुत ही आउट क्लास लिखा है, ठीक है। तो आपने उसमें बहुत अच्छे नंबर ले लिए, और चूंकि आपने डिस्कशन मेथड को अपनी अक्लमंदी की वजह से और अपने टाइम मिसमैनेजमेंट की वजह से बहुत आप हाफ पेज या एक पेज लिख पाए हैं, तो उसमें 10 में से आपने एक एक पेज में आपने कितना एक लिख सकते हैं, तो वो फिर आपको 2 4 6 नंबर उसके अकॉर्डिंगली मिलेंगे। तो इस वजह से टाइम की जस्टिफिकेशन और कंटेंट की डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत अच्छे तरीके से आपने करनी है। एक 20 नंबर का सवाल तकरीबन 20 से 25 मिनट में करना, ये एक स्किल है जो कि हमारे AIOU वाले स्टूडेंट्स को ही आती है, ठीक है। तो एंड यू आर एक्सपर्ट इन दिस एस्पेक्ट। जी स्टूडेंट्स, आपको
पेपर अटेम्प्ट करने का भी बता दिया। आप एक क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसको समझिएगा और फिर अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिएगा काइंडली। अब लाज़मी बात नहीं आपसे जो है एक्टिविटी मेथड पूछा गया तो देखा आपने एक्टिविटी या डिस्कशन को, तो आपने वो इसकी जनरल डिस्कशन शुरू कर दी। हो सकता है कि आपसे पूछे जाए कि डिस्क्राइब द डिस्कशन मेथड विद द एग्जांपल। अगर जब विद द एग्जांपल आ गई तो फिर आपने क्या करना है, जब आप सेलेक्ट द टॉपिक करेंगे तो आपने एक टॉपिक सेलेक्ट करके फॉर एग्जांपल टॉपिक सिलेक्शन भी बता देनी है, ठीक है? और इस तरह हर स्टेप को बताते हुए आपने उस एग्जांपल को एनहांस करते जाना है। फिर अगर आपसे स्टूडेंट्स मोटिवेशन पूछी जा रही है तो उसकी टाइप्स पूछी जा रही है, तो एग्जांपल दें, इंट्रिंसिक कौन सी है, एक्सट्रिंसिक कौन सी है, पॉजिटिव कौन सी है, नेगेटिव कौन सी है, ठीक है? अगर उसकी फिलॉसफीज और मॉडल्स या थीम्स पूछी गई हैं तो फिर वो जो कॉग्निटिव बिहेवियर पर्सपेक्टिव्स वो चीजें बताएंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन को समझना और फिर उसको अटेम्प्ट करना ये जो है बहुत जरूरी होता है। बेटा पेपर्स में जो गैप होता है वो ज्यादा नहीं होता है, 1-2 दिनों का कुछ ऐसा ही होता है, मेरा तो एक्सपीरियंस यही है। लेकिन ये आपकी डेट शीट पर जो है वो बड़े हद तक डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी डेट शीट कितनी होगी। 3 आवर्स बेटा आपके होते हैं, टाइमिंग 3 होती है और उसमें आपने वो सारा टाइम मैनेज करना होता है। उर्दू में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपने सवाल को समझा है, उर्दू में आपके पास कंटेंट है तो आप उर्दू में भी दे सकते हैं। जिस बेटा आपके पास एक कॉपी होती है, ठीक है, और उस कॉपी को आपने 5 क्वेश्चंस के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है? तो ज्यादा से 6 पेजेस बन जाएंगे। आप लोग जो है वो बकायदा जल्दी जल्दी जो है ना 6 एक निशानात ही बेशक थोड़े से कोई स्टार या कोई हल्का फुल्का लगा ले कि आपका इस पेज पे आके ये क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए। तो ये ना हो कि एक पेज जो है ना 15 क्वेश्चन 15 पेजेस पे चला गया और अगले 4 जो पेजेस हैं वो जो है ना नेक्स्ट 15 पे है, ठीक है? तो अगर तो कॉपी के में से 15 से 20 पेजेस ही होते हैं और या 20 से 25 होंगे, मेरे माइंड में नहीं है, तो आपने गिन के ना डिवाइडेड बाय 5 करके ना वो निशान लगा देने हैं और उस तरह जो है आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चल पाएंगे। जी शमा, थैंक यू सो मच कि आपको जो पढ़ाया गया वो आपको समझ आई और होप सो ये मटेरियल आप लोगों को जो है ना हेल्प आउट करेगा इंशाल्लाह। और बेटा क्विज में फेल हो गए तो मुझे लगता है कि ये आपको वर्कशॉप रिपीट करनी पड़ेगी। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, लेकिन ये सुनने में यही आए और आप पास होंगे इंशाल्लाह, यू शुड। जी 5-6 पेजेस एनफ है। बेसिकली आपने उस कॉपी को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है क्योंकि कॉपी के बाद आपको मजीद पेजेस नहीं मिलते। पहले जिस तरह होता था ना ये जी आप आखिरी में 5 मिनट में भी पेजेस मांग रहे होते थे स्टूडेंट्स और मिल रहे होते थे, अब ये नहीं है। आपको एक कॉपी दे दी गई है एक्सटेंडराइज्ड, आपने उसी कॉपी में अपने 5 क्वेश्चन करने हैं। मेक श्योर कि आप पांचों क्वेश्चन को अच्छा और इक्वल टाइम दे सकें। जी मुकद्दस, उम्मीद है आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल हर वर्कशॉप जो है ना सब्जेक्ट की एक वर्कशॉप आपको जो है वो जरूर करनी होती है। अगर आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं तो इंशाल्लाह आपकी 6 वर्कशॉप्स होंगी। क्विज का स्टूडेंट्स बता दिया है आपको कि इंशाल्लाह कल 8 o'clock मॉर्निंग टिल इवनिंग 8 o'clock तक टाइम होगा। 20 मार्क्स का वो क्विज होगा और 20 मिनट्स के लिए आपको दिया जाएगा और उसमें 20 MCQs होंगे जो कि आपने सॉर्ट आउट करने होंगे। नहीं स्टूडेंट्स, ये कॉपीज आपकी जो है वो सब्जेक्ट टीचर नहीं चेक करता। ये आपके नंबर ऑफ टीचर्स जो हैं वो होते हैं। एक आपका एक राउंड टेबल का माहौल बना हुआ होता है, सारे टीचर्स बैठे हुए होते हैं। एक जो पूरी लॉट है वो खुलती है, पेपर बीच में रखे जाते हैं और एक एक कॉपी चेक होती जाती है और वो चेक 1 में रखी जाती है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि एक लॉट पूरी एक टीचर चेक करता है, ठीक है? और हमारे साथ ऊपर कोऑर्डिनेटर और सुपरवाइजर घूम फिर रहे होते हैं और इस टाइप की पेपर चेकिंग बड़ी प्रिसाइज हो गई है। वो नहीं है कि बैठ के घर के अंदर वो खाली टिक टिक लगाए और आपको जवाब दे दिए या लेंथ नाप के जो आपको नंबर दे दिए, ये वो कंसेप्ट नहीं है। पेपर चेकिंग बहुत प्रिसाइज और बहुत ऑर्गेनाइज हो चुकी है और ये फिर रीचेकिंग भी होती है।
कि हमारे जो है सुपरवाइजर या कोऑर्डिनेटर्स आके एंड पे 2 से 3 कॉपीज रैंडमली उठा के देखते हैं कि हमने उनको कैसे चेक किया हुआ है, जस्टिफाइड नंबरिंग दी हुई है या फिर नहीं। अ, आस आसिफ और साफ फातिमा और साफ फातिमा क्विज में क्विज अगर आप फेल होंगे तो मुझे लग रहा है कि आप वर्कशॉप की जो है वो आपको रिपीट करनी पड़ेगी, बट सॉरी स्टूडेंट्स, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। पेपर बेटा होता है 100 मार्क्स का। जी मोहम्मद यासिर, सो नाइस ऑफ यू, जजाकल्ला। स्टूडेंट्स क्विज आप लोगों का है, आप लोगों ने खुद करना है। वी टीचर्स आर नॉट अलाउड टू सपोर्ट यू, टू गाइड यू इन दिस एस्पेक्ट। बुशरा, ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। मैं आप लोगों को बीइंग अगर एक क्लास और बैच असेस करूं तो आप लोग माशाल्लाह बड़े विजिलेंट स्टूडेंट्स थे, बहुत कोऑपरेटिव स्टूडेंट्स हैं। आप लोगों ने टाइम दिया, 5-10 एक्स्ट्रा मिनट भी आप लोग शोर नहीं करते थे, वरना हमने देखा है ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो 1 मिनट ऊपर हो जाए तो बस एक मिसमैनेजमेंट और वो चीज़ डाल देते हैं। आप लोगों ने हर लिहाज से कोऑपरेट किया, सो नाइस ऑफ यू, और इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल आप लोग ये क्विज बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और क्विज जी 8602 का भी होगा, वो उसके कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा। फिर है कि मिक्स नहीं होगा बेटा, अलग अलग क्विज होंगे, उनकी नोटिफिकेशन में जाके आपको करना पड़ेगा। एंड सो नाइस ऑफ यू स्टूडेंट्स कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई, आप लोगों ने उससे कुछ गेन किया। इस बेटा संडे को होगा कल, ठीक है, कल यासिर बेटा आप लोगों का क्विज है, आप लोग अपनी उस पर नोटिफिकेशन देख लें। एक फोल्डर क्विज का बना, एक स्टूडेंट ने शेयर भी किया था, वो बना हुआ आ जाना चाहिए। और जिस स्टूडेंट से ने मुझसे कल कांटेक्ट किया था कि उसका क्विज अपलोड नहीं हुआ, वो मुझे अभी बता दे। अगर उसने मुझे मैसेज कर दिया तो मैं क्लास लेने के बाद वो मैसेज देखूंगी और फिर जो है फर्दर उसको उस पर एक्शन लूंगी। बिल्कुल। टाइम बेटा ये कल 8 o'clock के बाद से ही शुरू होगा। Students quiz is automatically updated, my dear students. It is from the administration और आपके पास आफ्टर 20 मिनट्स वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे जो है वो डोमेन में नहीं है कि हम ये टाइम थोड़ा कम ज्यादा कर सके। आप कर सकते हैं बेटा, सिर्फ 20 क्वेश्चंस हैं, 20 MCQs हैं, तो आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। यू आर मोस्ट वेलकम मरियम बेटा, काशिफ अली, फरजाना, एंड सो नाइस ऑफ यू। नहीं स्टूडेंट्स, आप ये ऐसा नहीं है, देखिए क्विज जो है आप 12 घंटे टाइम है, लेकिन अगर आपने बेटा 10 बजे क्विज को ओपन किया तो आप 10 बजे से लेके 10:20 तक लाजमी इसको अटेम्प्ट करके सबमिट करा देंगे, वरना आप 10:20 पर ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। और जो चीज आपने नहीं की हुई होगी, रह गई होगी, वो दोबारा आप उसको ओपन नहीं कर सकेंगे। मेक इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं कब से बता रही हूँ, आप लोगों को इसके बारे में क्यों कंफ्यूजन है। जी यासिर बेटा, सो नाइस ऑफ यू। और बाकी आप बहुत कोऑपरेटिव क्लास है, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, पढ़ा कर। और जिस तरह आप लोग रिस्पॉन्ड देते थे, क्वेश्चंस करते थे, तो मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन वही स्टूडेंट करता है या वही आप लोग करेंगे जो आपको बाकी चीजें समझ आ रही हैं, और जो चीज नहीं समझ आएगी तो आप तब करेंगे। तो इस वजह से आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने किसी हद तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फुलफिल की है। जज़ाकल्लाह माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। उमैर बेटा ये मुलाकात अब किस्मत से होगी, अदरवाइज ये जो हम स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं ये भी हमारे उसमें नहीं होता, जो हमें जो है वो लॉट्स जो है वो स्लॉट्स एलोकेट कर दी जाती हैं।
लेकिन हमें अच्छे स्टूडेंट्स मिले तो हम बड़े सेटिस्फाइड रहते हैं। हमने 6 दिन 2 घंटे गुज़ारने होते हैं, तो हम लोग बड़ा जो है वो सेटिस्फाइड रहते हैं अगर हमारे पास एक अच्छे स्टूडेंट्स जो है वो आ रहे हो। जाके चेक कर लो। ओके स्टूडेंट्स, टाइम इज़ अबाउट टू एंड। अगर कोई ऐसी क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग ग्रुप में रहें टिल संडे, और मंडे से फिर आप लोगों की मर्ज़ी है। नो डियर क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, वी आर देयर। और हम लोग हैं यहाँ पर आपके लिए। अब थोड़ा-सा हमारी टाइम का वो हो गया, अदरवाइज़ हमें लास्ट वर्कशॉप में सैटरडे को हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है बातें करने के लिए। मैं लाज़मी तकरीबन जो है वो 45 मिनट्स तक मैं रखती हूँ, लेकिन ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट डे एंड अदर डे हम लोग थोड़ा-सा कम टाइम मिल पाया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के जो हैं वर्क्स, आप लोगों की जो कंसेप्ट वो क्लियर होंगे। कब शुरू? अगली वर्कशॉप बेटा ये आपके पोर्टल पर नोटिफ़िकेशन होगी और आप उसके अकॉर्डिंगली उसको अटेंड करेंगे। अपने पोर्टल से जो है इन टच रहा करें, क्योंकि जब कोई वर्कशॉप अब मोस्टली ये मंडे से स्टार्ट होती है, ठीक है? मंडे टिल सैटरडे, तो लाज़मी संडे को जो है ना, स्पेशली जब एक ये टाइम चल रहा होता है हमारा वर्कशॉप्स का, तो हर वीकेंड पे संडे को ज़रूर चेक करें अपना पोर्टल, क्योंकि संडे तक आपके पास वो पूरी हफ्ते की नोटिफ़िकेशन आ चुकी होती है। और अगर किसी और सोर्स से आपको नहीं पता चलता, तो बेटा ये उनका हेडेक नहीं होता कि आपको पता नहीं चला और आपकी वर्कशॉप मिस हो गई है। आपको पता है अपने पोर्टल को विज़िट करना है, अपने ऑन एंड ऑफ, और अपने आप को वेल इन्फॉर्म्ड रखना है। और स्टूडेंट्स, आपको जिस तरह किसी स्टूडेंट से ही मुझे पता चला कि एमसीक्यू डिफरेंट होते हैं, तो ये नहीं करना कि नंबर 5 का कौन-सा आंसर है, पता चले कि नंबर 5 इनका तो और था, आपका और है, और वो ऑप्शन सी लगा के आप बैठी हैं, क्योंकि उनका तो ऑप्शन सी बन रहा था, लेकिन आपको वो ऑप्शन ए बन रहा है। ठीक है? तो नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। तो अगर अव्वल तो आप लोग अल्लाह करे कि खुद कर पाएँ, आपको ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन अगर हेल्प या गाइडेंस लें तो बड़े प्रिसाइज़ वे मिले। ठीक है? तो बिल्कुल अंधी तकलीद नहीं करनी एक-दूसरे की। जैसे कि मेरे बेटे का एक है कि जब उसका पेपर आया, तो मैंने कहा, बेटा ये वाला तो फ्रैक्शन वाला तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से करवाया था, और आपने ये क्यों किया? मम्मा वो मेरा दोस्त है ना, उसने इस तरह किया था, तो फिर मैंने उसको देख के ऐसे ही कर लिया, शायद ये ठीक हो। तो मैंने कहा, वेरी गुड बेटा। तो वो तो डूबे हैं, साथ आपको भी ले डूबे हैं। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऑथेंटिक जो है वो और वैलिड किस्म का रिस्पॉन्स आप लोगों ने देना है। फॉर्मेट आपको मैंने क्विज़ का भेज दिया था। आपको मैंने कहा था कि आप इन टॉपिक से रिलेटेड गूगल कर लें एमसीक्यूज़, और आपने आपको वेल प्रिपेयर्ड रखें। जी स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अताउल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप लोग हमारे साथ रहे, हम एक-दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम गुज़ारा। और स्टूडेंट्स, जब तक आप लोग ये ग्रुप रखते हैं, मैं इंशाल्लाह संडे इवनिंग को ये ग्रुप एग्ज़िट कर दूँगी। बाकी आप लोगों के अपने ओन पे है कि अगर आप लोगों की सेम क्लासेस चल रही हैं, आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, ये नहीं, इट्स अप टू यू, बट द ग्रुप शुड बी फॉर द सेक ऑफ एजुकेशनल पर्पस। ठीक है? वी विल मिस यू, आई विल मिस you too, my dear students. You are so nice, you are so responsive, and take care. जी उम्मुल बनीन, आप तो मुझे बहुत याद रहेंगी। आपको मैंने बहुत पुकारा है वर्कशॉप में। इनफैक्ट मुझे सारे स्टूडेंट्स बहुत याद रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है यूनिट 1 टिल नाइट जो है वो 9 आपने शेयर कर लेना है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना रहे, थैंक यू सो मच ज़फ़ीरा, कोई स्टूडेंट ऐसा ना रहे जिसके पास ये कंटेंट ना हो। ठीक है? ये आप पेपर में जब आप इस कंटेंट को, इस प्रिसाइज़ कंटेंट को जब आप रिव्यू करते हैं और इससे तैयारी करते हैं, तो आपको बड़ा ही जो है वो गाइडेंस और ईज़ीनेस मिल जाती है। जी, ज़िया बेटा, सो नाइस ऑफ यू। आप लोगों ने सीखा, यू वर रेडी फॉर लर्निंग, दैट्स व्हाई मैं ये कर सकी। जी फ्रेंड्स, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखेंगे, अपने उस्तादों को, अपने टीचर्स को दुआओं में याद रखा करें, और हम भी एज़ अ होल अपने तमाम स्टूडेंट्स को, क्योंकि हमारा हमारा बहुत सारा एक्सपोज़र होता है, हर जो है वो सेशन में एक्सपोज़र होता है, तो हम भी अपने स्टूडेंट्स को याद रखते हैं, उनकी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं, और आप भी अपने टीचर्स को जो है ना उनकी कामयाबी के लिए दुआ किया करें। हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत होती है।
सो नाइस ऑफ यू। और जो हमने पढ़ाया, जो हमने किया, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी आर सपोज टू डू दिस। दिस इज नॉट एनीथिंग कि आप लोग इसके लिए थैंक्स कहें। ये आप लोगों का राइट है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक। बीच में का सिक्के, एक मिनट बेटा, बस अबाउट हूँ।